अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो अभी एएफसी के एग्जाम्स देकर स्टार्ट कर रहे हैं? 3 4 5 6 ठीक है। और बाकी सारे बच्चे अब वो हाथ रेस करें कि जो रीसेट स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सही। चलो, चाहे एएफसी रीसेट स्टूडेंट्स हो या अब चाहे आप अभी रिसेंटली एएफसी के पेपर्स देकर आ रहे हो, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करते हैं इंशाअल्लाह ताला। कुछ चीज़ें पहले हम इस कोर्स के बारे में, जो स्टूडेंट्स पहले पढ़ चुके हैं उनको अंदाज़ा है, जो नहीं पढ़ चुके उनके लिए कुछ बातें, जो ज़रूरी हिदायत, ज़रूरी बातें। देखो बेटा, आप रह गए हैं 4 महीने। कितने महीने? 4 महीने, जिसमें हमारा और आपका साथ होगा 3 महीनों का, या 3 महीने कुछ दिनों का साथ होगा, जिसमें हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। कोशिश हमारी ये होती है कि 1 महीना पहले कोर्स एंड हो जाए, ताकि आपको सेल्फ प्रिपरेशन का टाइम मिल जाए। कोशिश होती, वादा नहीं है, कोशिश पूरी होगी हमारी इंशाल्लाह। क्योंकि देखो, जाहिर सी बात है, अगर कुछ चीज़ों में टाइम लग जाता है, या किसी स्टूडेंट को किसी चीज़ में कंफ्यूजन है, या आपकी क्यूरीज किसी टॉपिक में ज़्यादा है, या किसी टॉपिक में टाइम लग जाता है, तो हम ये नहीं कर सकते कि जल्दी जल्दी भाग भाग के कोर्स खत्म कर लें। क्योंकि मकसद कोर्स का ख़त्म करना नहीं है, मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से ये कोशिश रहती है कि, और हो भी जाता है, कि 1 महीना पहले हमारा कोर्स ख़त्म हो जाए। लेकिन ये वाला बैच काफ़ी चैलेंजिंग बैच है। चैलेंजिंग इस हिसाब से कि एक तो वक्त बहुत ही कम रह गया, ठीक है, वक्त बहुत ही ज़्यादा कम रह गया, और कोर्स काफ़ी बड़ा है। जिन्होंने पेपर्स दिए हैं उनको तो अंदाज़ा है, जिन्होंने नहीं दिए उनको नहीं अंदाज़ा। कोर्स काफ़ी बड़ा है, ठीक है। जो एएफसी के स्टूडेंट्स हैं, रिजल्ट आ गया क्या उनका? कब आएगा? 9th को आएगा। इंशाल्लाह पास हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो सारे पेपर आपके पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक बात मैं जरा एम्फेसाइज कर दूं कि अब जितने भी आपके कैफ के पेपर्स हैं, देखो ये बात तो तय है ना कि वक्त कम रह गया, ये तो मानते हो कि नहीं मानते हो? कैफ के पेपर्स आपने 3 उठाने। मैं अगर ज्यादा लंबी बहस पे नहीं जाऊंगा, एएफसी और कैफ, अगर मैं इनके बीच में डिफिकल्टी लेवल का कंपैरिजन करना चाहूं तो कैसे करूंगा? सर, कैफ कितना मुश्किल है पीआरसी से, एएफसी से? अभी बता देते हैं। ऑन अ स्केल ऑफ 10, if CAF is 10 out of 10, then AFC is 2 out of 10. बस, ज्यादा बात पे नहीं करूंगा, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, ठीक है। तो जितनी मेहनत से तुमने एएफसी पास किया, अब तुमको उसकी 5 टाइम्स मेहनत करना है। क्या बात समझ आ रही है? और चूंकि वक्त कम है तो इसलिए 6 टाइम्स मेहनत करनी है, ठीक है। तो क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं? हाथ रेस करके मुझे बताएं। जी सर, बिल्कुल हम तैयार हैं। गुड, चलो भाई। अच्छा, तो ये बात मैंने बता दी। ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि जब क्लासेस चलें तो कोई ये ना कहे सर ऑफ, सर बहुत पढ़ लिया, सर थक गए। अब थकना वकना नहीं है, अब थकने का टाइम ही खत्म हो गया, अब आराम का टाइम ही खत्म हो गया भाई। बात आ रही समझ में? अब तो चलेंगी क्लासेस, और लंबी क्लासेस चलेंगी। देखो, हमने भागना दौड़ना नहीं है, हमें तो हर चीज को अच्छे से समझना है ना। अगर भागना दौड़ना है तो जो रिसीट वाले हैं वो, अल्लाह ना करे ऐसा नहीं हो फिर से रिसीट हो जाए, तो हमने सुकून से पढ़ना है ना, अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, और साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है।
जो टैक्स का रिजल्ट पिछली अटेम्प्ट से डिटीरियरेट हुआ। अच्छा, एक तो देखो बच्चे बहुत ज्यादा आपके सामने जो इनटेक है वो काफी ज्यादा आ रही है। पेपर्स तो डिफिकल्ट है, पेपर्स इतना आसान तो नहीं है कि हर बच्चा पास कर पाए। क्या ख्याल है भाई, अगर हर बच्चा AFC या कैफ या CA पास कर पाए तो फिर तो CA की वैल्यू ही कम हो जाएगी ना। एक बात तो तय है कि सर पेपर्स डिफिकल्ट हैं, पास करना आसान नहीं है, पास करना आसान नहीं है। पास वही करेगा जो प्रॉपर्ली इसको पढ़ेगा, स्टडी करेगा। उसूल वही है, चेंज नहीं हुआ। आपके पास होने से या फेल होने से पास होने का उसूल चेंज नहीं होगा। तो सर पास होने का उसूल क्या है, हमें भी बता दें ताकि हम पास हो जाएं। सिंपल, हर बैच में बताते हैं, आपको भी बता रहे हैं। अब जितनी जल्दी आप उस पर अमल कर लोगे या जितनी जल्दी उसका यकीन आप दिल में बिठा लोगे उतना अच्छा है, बिकॉज टाइम इज पासिंग। और पिछले 6 महीने कितनी जल्दी गुजरे ये उन बच्चों को पता है जिनका पेपर रुक चुका है। चुटकी बजाते वक्त गुजरता है, पेपर आते हैं, पेपर गुजरते हैं, रिजल्ट आता है, गम आता है, अगली अटेम्प्ट आती है। संभलने का टाइम ही कहाँ मिलता है, इसमें संभलने का टाइम ही नहीं मिलता। बात समझ आ रही है? तो बेटा देखो, हमने अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना। जो हो गई मिस्टेक्स उनको रिपीट नहीं करना बच्चों, प्लीज, और आगे बढ़ना है, ठीक है? पेपर, अच्छा अब मुझे बता दो, जो रीसेट स्टूडेंट्स हैं कितनों का एक पेपर रुका है? दिए कितने थे? 4 दिए थे। कौन कौन से बेटा? उसमें से टैक्स रुका ना करिए यार, चलो खैर निकल जाएगा इंशाल्लाह अगली दफा तुम्हारा। जी बेटा, कौन कौन से दिए थे? उसमें से टैक्स रुका आपको? उसमें से टैक्स रुका। तो मुझे ऐसा लगता है, शायद मे बी आई कुड बी रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है शायद आप तीनों का टैक्स का पेपर इसलिए रुका क्योंकि आपने टैक्स को कंपैरेटिवली इजी लिया। इसलिए नहीं रुका कि आप लोग पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो, आप लोग पढ़ सकते नहीं हो। आपका टैक्स इसलिए रुका क्योंकि आपने टैक्स को बाकियों के मुकाबले में आसान लिया। मैं अपने सेशन में बार बार कहता था लगेगा आसान, लेना नहीं है आसान। जब इसको लिया आसान तो ये भारी पड़ जाएगा। आसान नहीं लेना इसको। कितनों के 2 रुके? 3 किसके रुके? 4 दिए थे, 4 रुक गए। अच्छा, तो देने तो 3 ही है, ऐसा ही है। तो देने तो 3 ही है, तो आफियत के साथ जो हो सकते हैं 3 वो उठा लो। जिसमें अगर टैक्स रुका हुआ है तो सबसे ज्यादा आफियत वाला पेपर तो टैक्स का होता है। टैक्स का पेपर कैफ की पूरी स्ट्रीम के अंदर, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जरा जो पुराने हैं, जो सुनते आए मुझे, ये जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उनको तो पता ही, ये मेरा ट्रेडमार्क जुमला है। कैफ स्ट्रीम के अंदर टैक्स का पेपर सबसे आसान पेपर है। ये खुशी की खबर है कि कैफ 1 से 8 तक में सबसे आसान पेपर कैफ 2 है, टैक्स प्रैक्टिसेस। लेकिन ये आसान उसके लिए बनेगा जो इसको आसान लेगा नहीं। जिसने इसको लिया आसान, ये उसके लिए भारी पड़ जाएगा। बात समझ आ रही? तो जब आप टैक्स पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, अरे सर बस बेहतरीन समझ आ गया सर, हो गया काम, अब घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हो गया, सब समझ आ गया। नहीं, यही धोखा है, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है। हम जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, पिछले वाले कॉन्सेप्ट से भूलते चले जाओगे। इफ यू हैव नॉट लर्नड और रिवाइज्ड दोस कॉन्सेप्ट्स ऑन टाइमली बेसिस, अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं करी तुम भूलते चले जाओगे, भूल जाओ। कोर्स बहुत बड़ा है। क्या ये बात समझ आती है? एग्जामिनर के पास खेलने के लिए रूम बहुत ज्यादा है, कभी भी कुछ भी एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर आगे पीछे कर सकता है। अच्छा, एक और चीज इस पेपर के अंदर जो बहुत अच्छी है, जो आसान है, वो ये है कि इस पेपर में कभी भी ऐसा नहीं होगा दैट यू फील लॉस्ट आफ्टर लुकिंग एट द पेपर। कभी नहीं होगा। कॉस्ट में हो सकता है,
अकाउंटिंग में हो सकता है, लेकिन टैक्स के पेपर में कभी ऐसा नहीं होगा कि तुमने पेपर को देखा और तुम खो गए, तुमने बोला यार पेपर को शुरू कैसे करें, पेपर को पास कैसे करना है। नहीं, एक अच्छा बच्चा जिसने सारी क्लासेस ली हो उसके लिए पेपर पास करना बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता, चाहे आप मुझसे डिसएग्री करें, चाहे आपको बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा खाना चाहिए। मैं मान ही नहीं सकता कि किसी बच्चे ने पूरी जान मारी टैक्स के ऊपर और सर बस अल्लाह की मर्जी थी तो रुक गया। मान नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मेहनत करने वाले बच्चों के साथ ही होता है अल्लाह पाक इंसाफ करने वाला है। ऐसे टोपी ड्रामे वाली बातें, जज्बाती बातें अपनी अम्मा के सामने करना, अब्बा के सामने भी नहीं करना, वरना उनके सामने भी पिटोगे। क्या बात समझ आती है? तो टैक्स का पेपर, बाकी पेपर्स की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पेपर्स वो नहीं है, मैं सिर्फ टैक्स पेपर की बात करूंगा। जो बच्चा सारी क्लासेस लेगा, जो बच्चा ढंग से कॉन्सेप्ट को समझेगा, समझ नहीं आया टीचर से पूछेगा, जो टीचर प्रैक्टिस करा रहा क्लास में घर जाके एक दफा कर लेगा और होमवर्क जो दिया है वो भी कर लेगा, पेपर रुकेगा ही नहीं इंशाल्लाह। चांसेस 0 हो जाएंगे पेपर रुकने के अगर ये चीजें कर लें। लेकिन ये करना मुश्किल है, ये करना मुश्किल है। क्लासेस में टाइम पर आना मुश्किल है, प्रैक्टिस करना मुश्किल है। 3 सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलना आसान नहीं है। महीने सिर्फ 3, वक्त कम, मुकाबला सख्त। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, जिस स्ट्रीम में आप लोग पढ़ रहे हैं, फुल टाइम स्टूडेंट वाली स्ट्रीम में, मैं अगर सीएफ, क्योंकि देखो हमेशा उस चीज को देखनी चाहिए जो चीज आप कर रहे हो उससे ज्यादा डिफिकल्ट चीज को देखना चाहिए, ऐसे ही ना, तो आपको अपनी वाली चीज थोड़ी सी आसान लगेगी। तो अब मैं अगर सीए इंटर और सीए फाइनल का डिफिकल्टी लेवल ऑन द स्केल ऑफ 10 बताऊं, तो सीए फाइनल का डिफिकल्टी लेवल अगर 10 आउट ऑफ 10 है तो कैफ का डिफिकल्टी लेवल है 2 आउट ऑफ 10। And I am not joking. I am very very serious. ठीक है बेटा। प्लस एक तो डिफिकल्टी लेवल ये, प्लस आपको सीफैप पढ़ना पड़ेगा, नॉट बीइंग अ फुल टाइम स्टूडेंट बट बीइंग अ फुल टाइम ट्रेनिंग स्टूडेंट। फुल टाइम ट्रेनिंग स्टूडेंट, दैट मीन्स यू विल बी वर्किंग फ्रॉम 9 to 5, ठीक है। एंड दिस इज विशफुल थिंकिंग। अगर हम समझ रहे हैं कि 9 से 5 काम करना पड़ता है तो ये विशफुल थिंकिंग है। अगर अच्छी फर्म में जाते हो तो 9 से 5 नहीं होता, 9 से 9 होता है, 9 से 10 होता है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, मैं केबीएमजी में था, फाइनेंशियल सेक्टर के क्लाइंट्स देखता था। मेरी जब रिपोर्टिंग खत्म हो जाती थी तब की बात तो अलग है, जब रिपोर्टिंग खत्म हो जाती थी फिर तो हम लोग क्लाइंट पे बैठ के काउंटर स्ट्राइक खेलते थे टीम बना के। लेकिन जब रिपोर्टिंग चलती थी तो 2-2 महीने रात के 2 बजे डेली रात के 2 बजे, ना सैटरडे ऑफ ना संडे ऑफ। और मैं देखता था साइलेंट चार्टर्ड बैंक, तो उस पर रिपोर्टिंग हर 2 महीने बाद रिपोर्टिंग आई थी। क्वार्टरली रिपोर्टिंग, हाफ ईयर रिपोर्टिंग, एनुअल रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग वो रिपोर्टिंग, इतनी रिपोर्टिंग होती थी दिमाग खराब हो जाता था। मल्टीनेशनल बैंक, ठीक है, इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी वेरी टफ। सो बेसिकली यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर सीफैप स्टेज, ऐसा है नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कैफ आसान तो नहीं होने वाला, कैफ आसान तो, लेकिन जो बच्चा कैफ में पढ़ने का आदी हो जाता है ना, पास करने का आदी हो जाता है, अब वो सीफैप कर लेगा इंशाल्लाह, क्योंकि उसको पढ़ना आ गया, उसके अंदर पढ़ने की आदत बिल्ट इन हो गई, अब वो पास कर लेगा सीफैप। ठीक है बेटा, क्या ये बातें समझ आती हैं? तो क्या सब मुझसे वादा करते हैं कि ये इन मुख्तसर हिदायत के ऊपर अमल करेंगे? प्लीज एवरीवन। एक और बात, आखिरी बात, ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस, आप यकीन करो इसने जनाजा निकाल दिया है, इसने रिजल्ट का जनाजा निकाल दिया है। बहुत माजरत के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि इससे ना स्टूडेंट बहुत आसान ले लेते चीज़ों। ऑनलाइन, अब तो हम क्लास में नहीं जा रहे, हम घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ लेंगे,
नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि सब नहीं पढ़ते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अ गुड मेजॉरिटी जो ये समझती है कि वो ऑनलाइन पढ़ लेगी, वो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकती। मतलब अगर मैं अपने आप को भी आपकी जगह रख के सोचूं कि इफ आई एम अ स्टूडेंट और मेरे पास ऑप्शन है और मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, तो मैं बहुत बुरा पढ़ूंगा, मेरी एफिशिएंसी नहीं आएगी। क्या बात समझ आ रही है? अगर एक बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, देखो अभी तो आप देख रहे हो मेरी तरफ अटेंटिव हो, मैं किसी से बात करूंगा आपको डर है मैं इससे बात करूंगा सर मुझे डांट देंगे, टोक देंगे, क्या ख्याल है? अटेंटिव रहोगे? घर के अंदर ये डर है? नहीं है। अम्मा से भी बात हो रही है, बेटा नाश्ता कर ले, जी अम्मा यहीं दे दें, यहीं नाश्ता कर लेता हूं, हाँ थोड़ी अब्बा ने भी डांट पिला दी, घर पे बैठा रहता है, क्लास लेने नहीं जाता, तो एक इधर से आवाज आई, एक उधर से आवाज आई, कहीं और से आवाज आई, कितनी डिस्ट्रैक्शन है नहीं है? सो अकॉर्डिंग टू मी ऑनलाइन, अच्छा लाइव में ये तो मैंने लाइव ऑनलाइन के आपको मसाइल बता दिए कि सर देर से पहुंचेंगे, जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, ऑनलाइन ले लेते हैं। पहले ये कहाँ था? 1 साल 2 से 1.5 साल पहले चले जाओ तो ये कहाँ था? नहीं था ना, पहुंचते ही थे ना, करते ही थे ना सबके सब। मतलब टीचर ना पहुंचे क्लास में, फिर मतलब यही लिबर्टी मैं ले लूं, मैं ना पहुंचू क्लास में, मैं बोलूं घर से लेते हैं क्लास, मैं ऑनलाइन कराता हूं क्लास। नहीं सर आप ऑनलाइन ना कराएं। तो देखो ऑनलाइन के अंदर वो मोमेंटम नहीं बन पाता, वो सीरियसनेस नहीं आ पाती। माहौल में जाना पड़ता है, माहौल में जाना पड़ता है। कोई भी काम आप करोगे ना, उसके एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा, उसके माहौल में जाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? जब तक आप उस माहौल में नहीं जाओगे, उसके बेनिफिट्स आप डिराइव नहीं कर पाओगे, फुली डिराइव नहीं कर पाओगे, ये फैक्ट है। ठीक है? आप अगर तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड देख रहे हो, हाँ हो जाएगा, कवर कर लूंगा, आज छूट गया तो क्या, देख लूंगा बाद में जब वक्त मिलेगा। वक्त तो नहीं मिलता इंसान को। और जितने बच्चों के पेपर रुकते हैं उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये होता है, सर ये हमें ऑनलाइन लेक्चर लेने थे, ये हमने नहीं लिए हैं, ये पाइल अप हो गए। पेपर से 10 दिन पहले 15 दिन पहले मेरे पास बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर सब कुछ हो गया, सिर्फ बिजनेस इनकम और सेल टैक्स बाकी है, क्या करें? अरे भाई मर जा तू फिर। अगर 10 दिन पहले तेरा सेल टैक्स भी बाकी है और बिजनेस इनकम भी बाकी है, फिर जिंदा रहने का क्या फायदा? तो इसके लेक्चर्स बाकी हैं, सिर्फ कैसे कवर करें? कोई जादू की टिप दे दें, कैसे कवर करें? अच्छा, कितने बच्चे मैसेज करते हैं, कोई सवाल पूछते हैं, कोई सवाल पूछते हैं। अच्छा, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि वो बात मैंने बड़ी फोकस के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ बताई होती है, और वही सवाल मेरे पास मैसेज में आ रहा है। तो मैं काम करता हूं, अब मैं डायरेक्ट जवाब नहीं देता, बोलता हूं बेटा ये लेक्चर देखा है आपने? जी सर पूरा लेक्चर देखा है। बेटा 1 की स्पीड पे ही देखा है? नहीं सर 2 की स्पीड पे देखा है। 2 की स्पीड पे देखा। कितने बच्चों ने लेक्चर्स को 2 और 2.5 की स्पीड पे कवर किया? कितने अफसोस की बात है। मतलब एक टीचर जिस जज्बात के साथ समझा रहा है, जिस फोकस के साथ समझा रहा है, जब आप किसी भी चीज की स्पीड को बढ़ा दोगे ना, तो उसके जज्बात का और इमोशंस का जनाजा निकल जाएगा। कोई मैसेज आपको कोई गुस्से में कर रहा है, आपने वो मैसेज 2 की स्पीड पे सुना, उसके अंदर से गुस्से के इमोशंस निकल जाएंगे, मैसेज तो पहुंच जाएगा। और बात का उतार चढ़ाव, ये एक चीज किसी चीज की इंपॉर्टेंस को बड़ा वाजे करता है। क्या ख्याल है? बच्चे ये कर रहे हैं, ये मत करना। देखो जो गलतियां हुई हैं उसको मत दोहराना, उसको मत दोहराना, उसको मत दोहराना। पेपर ऐसा नहीं था जो फेल हुआ जाए, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। पेपर ऐसा ही था जैसा होना चाहिए था, पेपर ऐसा ही था जो पास हुआ जाए, और हो करने वालों ने पास किया। ठीक है, अब आपने ये नियत इरादा करना है कि हम भी पास करेंगे इंशाल्लाह सर। अगली अटेम्प्ट विल बी आवर सक्सेसफुल अटेम्प्ट इंशाल्लाह। और 3 के 3 पास करेंगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 के 3 पास करेंगे इंशाल्लाह। और क्या हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं इंशाल्लाह। बस आपने घबराना नहीं है। ठीक है, शब
कैफ 2 टैक्स प्रैक्टिसेस। अच्छा सर, हम कैसे कवर करें, क्या करें, किस तरह से करें? तो अब इसके अब कुछ इंस्ट्रक्शंस तो करते तो हैं हम शुरू से स्टार्ट डिस्कशन। हाँ, लेकिन ये बात है कि जो टॉपिक्स कवर हो गए हैं वो थोड़ा सा फास्ट मोड के ऊपर हम कवर करते हैं, क्योंकि उतना ही स्लो अगर हमने कवर किया तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि आपको ये पता है कि वक्त तो कम है ना आपके पास, वक्त तो नहीं है ना, वक्त कम है से मुराद ये अल्लाह लंबी जिंदगी दे आपको, पेपर में वक्त कम है, माइंड मत कीजिएगा आप लोग, पेपर में वक्त कम है। तो अब पेपर में वक्त कम है तो जाहिर सी बात है चीजों को हमें थोड़ा सा क्विकली करना पड़ेगा, जो नए स्टूडेंट्स भी हैं। हाँ, अगर उनको लगता है कि कोई चीज थोड़ी सी तेज हो गई है और वो उसको स्लो समझना चाह रहे हैं, थोड़ा सा स्लो मोशन के अंदर, तो रिकॉर्डेड वर्जन में जाके देख सकते हैं उसी चीज को। लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि कम वक्त के अंदर वो टॉपिक्स कवर हो जाएं जो हमने अब तक पढ़ लिए हैं, वो टॉपिक्स कवर करा दूंगा मैं आपको इंशाल्लाह। अच्छा, फिर क्या होगा सर? फिर ये होगा कि ऑनलाइन वाले बच्चों को उम्मीद करता हूं आवाज आ रही है। फिर होगा ये कि जो नया टॉपिक हमारा शुरू होगा एग्जिस्टिंग बैच के साथ जो नया टॉपिक हमारा शुरू होगा, उस नए टॉपिक के अंदर आप लोग मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, नया टॉपिक जो शुरू होगा, नए टॉपिक में आप लोग मर्ज हो जाएंगे। तो सर नया टॉपिक का पिछले टॉपिक से लिंक नहीं है? नए टॉपिक का पिछले टॉपिक से लिंक नहीं है, अगली 6-7 क्लासों तक तो नहीं है, उसके बाद आ जाएगा लिंक, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स मर्ज होकर आते हैं। तो जब तक आप पिछले कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ेंगे, आप उसके क्वेश्चंस को ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर सकते। मिसाल देता हूं, जो टॉपिक्स हमने अब तक कवर कर लिए हैं वो हैंडआउट नंबर 1 है, टैक्स ईयर एंड रेजिडेंशियल स्टेटस, हैंडआउट नंबर 2 है डिडक्टेबल अलाउंस, और हैंडआउट 3 है टैक्स क्रेडिट्स। ये 3 हमने कवर कर लिए हैं। मंडे से हम लोग शुरू करेंगे सैलरी इनकम। ठीक है, मंडे से यानी कि 2 दिन बाद हम शुरू करेंगे सैलरी इनकम। सैलरी इनकम जब एंड होने लगेगा तो उसके क्वेश्चंस आएंगे। उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए पुराने वाले कॉन्सेप्ट्स को कवर करना जरूरी है, क्योंकि टैक्स का यही मिजाज है। हम जो हैंडआउट पढ़ेंगे ना, पुराने सारे कॉन्सेप्ट्स मिलकर उसके साथ मिलकर एक क्वेश्चन बना रहे होंगे। और जब हम सारे हेड्स ऑफ इनकम पढ़ लेंगे तो सारे हेड्स ऑफ इनकम प्लस डिडक्टेबल अलाउंस प्लस टैक्स क्रेडिट्स प्लस रेजिडेंशियल स्टेटस, ये सब चीजें मिलकर खिचड़ी पकाकर एक सवाल बना रहे होंगे, जो कि 20 मार्क्स का सवाल होगा, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स मर्ज होकर आ रहे होंगे। क्या बात समझ आ रही है? तो हमें सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना, रिटेन रखना बहुत जरूरी है, तब इसके अलावा हम क्वेश्चंस को ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर सकते। क्या ये बातें समझ आती हैं आपको? अच्छा, तो हम ये वाले टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे थोड़ा सा स्पीडी मोड के ऊपर, यानी कि जैसा जितना आपको समझ आ जाएगा, जिस स्पीड के ऊपर। कोई चीज समझ नहीं आती तो आप पूछेंगे, मैं यही हूं अवेलेबल। लेकिन नए टॉपिक से आपने उनके साथ मर्ज हो जाना है। क्या ये बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं होगा कि ये 2 बैचेस कंप्लीटली अलग अलग चल रहे होंगे। 2 बैचेस कंप्लीटली अलग अलग चलेंगे सिर्फ उन टॉपिक्स के लिए जो आप लोगों को कवर करने हैं, जो मैं कवर करवाऊंगा। तो सर फिर आप हमें कब कवर करवाएंगे? नाउ दिस इज अनदर चैलेंज, क्योंकि हफ्ते में 5 क्लासें मैंने पिछले बैच के लिए वैसे ही अनाउंस की हुई थी, रमजान के बाद की। ठीक है, अच्छा, तो अब मुझे उन्हीं में से स्लॉट्स को ढूंढना है और ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करवाने हैं। ठीक है, तो खैर एक तो आज की क्लास है हमारे पास, फिर एक क्लास मुझे रखनी पड़ेगी कल संडे को। ठीक है, उसके बाद हम कब क्लास रखें ये हम म्यूचुअल कंसेंसस के साथ तय करेंगे। ये हम लोग म्यूचुअल कंसेंसस के साथ तय करेंगे ताकि पुराने टॉपिक्स हमारे कवर हो जाए। मीनवाइल जो हमारा सैलरी इनकम का टॉपिक है वो मंडे से हमारा शुरू हो जाएगा। तो क्या ये बात सबको क्लियर है कि मंडे से एग्जिस्टिंग बैच के साथ आपने क्लास लेनी है? क्या ये बात सबको क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर, कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, मंडे को भी टैक्स क्रेडिट्स हमारा खत्म होगा 10:30 बजे, 9:30 से क्लास नहीं चल, ये भी क्लियर कर दूं मैं। क्लासेस होंगी 9:30 बजे शुरू। कितने बजे शुरू होंगी? 9:30 बजे शुरू होंगी क्लासेस, और क्लासेस होंगी हफ्ते में 5। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, चाहिए। तो अब कोई नखरे नहीं चल सकते, नो नखरे। जिसको नखरे करने हैं वो पेपर नहीं दे सकता फिर, या पेपर पास नहीं कर सकता, जितना कम वक्त बचा है हमारे पास। तो हफ्ते में होंगी वैसे हमारी 5 क्लासेस। ठीक हो गई बात? और टाइमिंग आपने जहन में क्या रखनी है?
9:30 स्टार्टिंग टाइम क्या रखनी है 9:30 और क्लास की टाइमिंग कितनी ड्यूरेशन रखनी है आपने जहन में 3 आवर्स की ड्यूरेशन है ठीक है 5 क्लासें होंगी हफ्ते में 9:30 बजे से स्टार्ट होंगी क्लासेस और ड्यूरेशन है 3 आवर्स ब्रेक का टाइम भी इस सेशन के अंदर हमने कंसेंसस के साथ बच्चों के साथ तय कर लिया है ताकि पिछली दफा की तरह आप लोग ब्रेक ना चिल्लाएं क्लास में और ब्रेक का टाइम जो मुशावरत के साथ तय पाया है क्लास के अंदर वो है 11 बजे से लेकर 11:10 तक ठीक है ताकि आपके जहन में हो कि ब्रेक मिलेगा तो 11 बजे मिलेगा और 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा क्या ये बातें सारी क्लियर हैं क्या ये एसओपीज क्लियर हैं तो हम फिर शुरू करें बिस्मिल्लाह करें चलो आ जाओ पहले आप लोग हैंडआउट्स जरा बेटा जरा ये भी साथ में पुराने वाले बच्चों ने अपने हैंडआउट्स फाड़ तो नहीं दिए होता है कुछ बच्चे गुस्से में फाड़ देते हैं अच्छा रखे हुए ठीक है ये लो बेटा मैंने आपको कौन से 2 हैंडआउट दिए ये भी लें बेटा ये जरा पीछे देते जाओ अच्छा 1 2 3 हैंडआउट्स हैं जिनके पास हैं पड़े हुए दे कैन स्किप लेना चाहो दोबारा ले लो भाई बेटा जो हैंडआउट्स आपके पास आते चले जाएं उसको आप पीछे देते चले जाएं ये ले इनको बेटा ये लो बेटा और ये भी ले लो पीछे देते चले जाओ अच्छा जो फिर एक्स्ट्रा बच जाएंगे वो आप मुझे पहुंचा दीजिएगा कल की टाइमिंग मैं आपको कंफर्म करूंगा मुझे याद दिला देना उससे पहले जाओगे नहीं घर अच्छा भाई एक जरा मुझे वो एनालिसिस वाला दे दो एनालिसिस वाला है किसी के पास दे दो बेटा जरा मुझे 1 मिनट के लिए दीजिएगा टॉप वाला अच्छा जो नए स्टूडेंट्स हैं वो जरा ये एनालिसिस निकाल लें एक बार कैफ 2 टैक्स के पेपर में है क्या ग्रिड मार्किंग ग्रिड है क्या तो मार्किंग ग्रिड ये है टैक्स के पेपर में मार्किंग ग्रिड ये है इसमें एरियाज है टैक्स के पेपर में 3 एरियाज हैं नंबर 1 इनकम टैक्स नंबर 2 सेल्स टैक्स एंड नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस background of taxation etc. इनकम टैक्स का पोर्शन अगर मैं गलत नहीं हूं 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे देख लेना ये इसकी वेटेज 65 to 70 मार्क्स की है इसकी वेटेज 25 to 30 मार्क्स और इसकी वेटेज है 8 to
10 मार्क्स की, 3 एरियाज में डिवाइडेड है। कैफ 2 टैक्स का पेपर, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, और ये तीसरा एरिया है। ज्यादा बहसबाजी करने की इसमें जरूरत नहीं है, जब पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा इसमें क्या है। ठीक है, सिर्फ ये रस्मी खाना पूरी कर रहा हूं मैं कि आपको लगे कि बैच हमारा नया स्टार्ट हो रहा है। सही है, लगना चाहिए ना, लगना भी चाहिए ना भाई। तो ये 3 एरियाज हैं, ठीक हो गई बात। तो जब हम पढ़ेंगे तो सब सामने आ जाएगा, अब इसके बारे में मैं क्या बहसबाजी करूं। अच्छा, एनालिसिस आपके सामने है। सबसे पहला पेज है जिसमें किस चीज से कितने कितने मार्क्स की चीजें टेस्ट हुई हैं, ये आपके सामने है। ठीक है, तो ये तो अभी आपको टॉपिक के नाम ही नहीं पता, उसको देखने का फायदा। आगे बढ़ो। अच्छा, उसके बाद अगला पेज है जिसमें मैंने नेचर वाइज एनालिसिस लिखा है और सेक्शन वाइज एनालिसिस। नेचर वाइज एनालिसिस और सेक्शन वाइज एनालिसिस, थ्योरी प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल। थ्योरी और प्रैक्टिकल से मुराद क्या है? थ्योरी से मुराद ये है कि इसमें जाहिर सी बात है कुछ चीजें आपको याद भी करना पड़ेंगी ना। इनकम टैक्स इज बेसिकली लॉ है ये, तो लॉ के अंदर तो प्रोविजंस होते हैं, सेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो याद भी करने पड़ते हैं। लेकिन टैक्स का पेपर, इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये है कि टैक्स का पेपर इज अ वेरी प्रैक्टिकल पेपर। इसमें आपकी जो थ्योरी है ना, वो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ ब्लेंडेड है, तो वो थ्योरी भी याद करना आसान हो जाती है। क्योंकि देखो, एक चीज को जब आप प्रॉब्लमेटिक वे में सॉल्व करोगे, सम के फॉर्म में सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे, लिमिट्स अप्लाई करोगे, तो वही तो लिमिट्स थ्योरी के अंदर लफ्जों में लिखी हुई हैं, वो याद हो गई आपको सारी की सारी। टैक्स क्रेडिट किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता, ये आपको पता लग गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब सवाल में सॉल्व किया तो वो ऑटोमेटिक रिवाइज हो गया आपका। तो इसकी मैं हमेशा ये कहता हूँ, इसकी थ्योरी भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जब आप पढ़ेंगे आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। मैं इसके बारे में ज्यादा बातें क्या बताऊं, जब पढ़ना शुरू करेंगे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि ये बोरिंग थ्योरी का पेपर नहीं है, थ्योरी और प्रैक्टिकल का ब्लेंड है। और आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर एग्जामिनर ज्यादा फोकस कर रहा है। देखो, अब एग्जामिनर की यही अप्रोच है कि वो प्रैक्टिकल चीजों पर ज्यादा फोकस करे, बजाय इसके कि वो रोट लर्न चीजों के ऊपर नॉलेज बेस्ड चीजें आपको दे। आप देखेंगे पास्ट में ये ट्रेंड है, पास्ट में, पास्ट से मुराद 6-7 साल पहले, 5-6-7 साल पहले, कि बहुत ज्यादा बेसिक थ्योरी के क्वेश्चंस टेस्ट कर रहा है एग्जामिनर। अब इस तरह से टेस्ट नहीं कर रहा और बहुत अच्छा कर रहा है। क्योंकि अगर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर वो टेस्ट कर ले तो कैलकुलेशन भी टेस्ट हो गई, कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो गया, लिमिट भी टेस्ट हो गई, सब चीजें टेस्ट हो गई। वो ज्यादा बेहतर है ना, क्या ख्याल है? तो अब एग्जामिनर का फोकस थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड पर जाता जा रहा है। तो अब आप देख लो, लास्ट 2 अटेम्प्ट से देखो, ऑटम 2021 के अंदर 66 मार्क्स का प्रैक्टिकल, जो लास्ट अटेम्प्ट थी उसमें 64 मार्क्स का प्रैक्टिकल एरिया टेस्ट हुआ और थ्योरेटिकल एरिया कम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको याद नहीं करना। अब ये 36 मार्क्स कहां से आ रहे हैं ये तो अल्लाह को पता है ना, क्या ख्याल है? तो याद तो हमें पूरा करना है। जैसे ही टैक्स का पेपर शुरू करते हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं, सर ये याद करना है, सर ये जो अभी आपने दिया है सर इसको याद करना है, ये बता दें जल्दी से मुझे। तो ये कैसा सवाल है? मतलब सीए लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स का ये कैसा सवाल है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं वो याद करना है, नहीं करना? जो टीचर पढ़ा रहा है उसको आपने अपने हर सेंसेस के अंदर समूह लेना है, सिर्फ याद नहीं करना। क्या बात समझ आ रही है? उसको याद करना नहीं है, उसको याद रखना है। और कब तक याद रखना है सर? 6 महीने बाद भूल जाए चलेगा? इसको अब जिंदगी भर नहीं भूलना मेरे बच्चों। Now this is your future. This is your future. This is your bread and butter. रोजी रोटी है ये आपकी, मेरी रोजी रोटी है। ये मैं भूल जाऊं फिर तो सर फिर आप फारे हो जाएंगे। तो भूलना नहीं है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब कोई चीज भूल जाता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फारे हो जाता है, ठीक है भाई। मिसाल के तौर पर जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही ना। तो क्या चीज एक सीए को दूसरे सीए से मुमताज करेगी? मुमताज से मुराद डिस्टिंग्विश, मतलब बताना भी जरूरी होता है ना। एक सीए को दूसरे सीए से कौन सी चीज डिस्टिंग्विश करेगी? वो उसकी नॉलेज, उसकी स्किल्स, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स।
वही चीज डिस्टिंग्विश करेगी, दैट्स इट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा होगा जो लकीर का फकीर हो जाएगा। लकीर का फकीर से मुराद ये होती है सारी नॉलेज ले ली उसने, पास हो गया, अब वो किसी एक जगह बैठ गया, वही काम कर रहा है, वो वही काम कर रहा है, बाकी सब भूल जाएगा। मैंने भी 5 साल जॉब की है और मुझे पता है कि थोड़े अरसे के अंदर सारी चीजें आप किस तरह से भूलना शुरू हो जाते हैं। इंसान ना, जो चीज रनिंग में रहेगी वो याद रहेगी, आज बेटा, जो चीज रनिंग में रहेगी वो याद रहेगी, जो चीज रनिंग में नहीं रहेगी वो भूल जाओगे। तो क्या ये सब्जेक्ट भूलने वाला है? नहीं, ये आपकी रोजी रोटी है, दिस इज योर ब्रेड एंड बटर। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तो छोड़ो, एक सीए का स्टूडेंट भी है ना, सीए में दाखिला लेता है जब, तो उसके रिश्तेदार ये समझना शुरू कर देते हैं ये टैक्स एक्सपर्ट है। जहां जाएगा, जिस तकरीब में जाएगा, जिस दावत में जाएगा, बेटा टैक्स बचाने का कोई तरीका बता दो। उसको खाक ये नहीं पता होगा तुमने कैफ में अभी अभी कदम रखा है, लेकिन वो आपको टैक्स एक्सपर्ट समझेगा। कुछ समझे ना समझे, टैक्स एक्सपर्ट समझेगा आपको। इतना इंपॉर्टेंट पेपर है, इतना इंपॉर्टेंट पेपर है। आप जिस फील्ड में भी चले जाएं, देखो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर जब तुम कदम रखते हो ना, यू कैन एंटर इनटू एनी डायमेंशन। बहुत सारे ऑप्शंस, ये प्रोफेशन आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है। अब ये वक्त नहीं है इन चीजों पे बात करने का। लोग बड़ा डरा देते हैं, पता नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्कोप खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया खाली हो रही है, फारिग हो रही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अब बेकार हो गए सारे। बेकार बंदा जो होता है ना, वही बेकार होता है हमेशा। कारामत बंदा कभी बेकार नहीं होगा। बात आ रही समझ में? अगर एक बंदा कारामत है ना, तो वो अपने आप को हमेशा कारामत ही रखेगा, ठीक है। और कारामत कैसे रखा जाता है? टू कीप योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली अपडेटेड। कहते ना, एक कहते हैं खड़ा पानी और एक होता है बहता पानी। बहता पानी हमेशा रवां और साफ होता है, लेकिन अगर पानी खड़ा हो जाएगा वो कीचड़ हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। क्या बात समझ आती है? तो हमारी नॉलेज भी रवां और अप टू डेट रहनी चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज द कोर सब्जेक्ट। जिस तरह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट में अपने कैरियर बना सकता है, टैक्स में कैरियर बना सकता है, फाइनेंस में अपने कैरियर बना सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपने कैरियर बना सकता है, कॉर्पोरेट लॉज में अपने कैरियर बना सकता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में अपने कैरियर बना सकता है, ये सारे ऑप्शंस हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ये सारे ऑप्शंस हैं। सो टैक्स इज वन ऑफ द लुक्रेटिव ऑप्शन जिसमें अपने कैरियर बना सकता है, टैक्स प्रैक्टिस कर सकता है। नहीं भी करता तो जो भी करता है उसमें टैक्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। आप लोग खुद देखोगे, पढ़ोगे, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है, हर ट्रांजैक्शन पे विदहोल्डिंग इन्वॉल्व होती है, नहीं होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस के लिहाज से देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको तुम भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैं हमेशा ये कहता हूं अपने बच्चों को कि जब भी टीचर आपको समझाए हर कॉन्सेप्ट, उसको आपने ऐसे समझना है जैसे हमने इसको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इस्तेमाल करना है। अब तो कोई और कैरियर ऑप्शन नहीं है ना आपके पास, या है कोई बैक ऑफ द माइंड चल रहा है? कोई नहीं चल रहा ना। यही पढ़ना है, यही जीना है, यही कमाना है, ऐसा ही है। तो जब आपने ऐसे ही थ्रू कमाना है, तो जो टीचर समझा रहा है वो कॉन्सेप्ट आपने ढंग से समझना भी तो है। सर ने समझाया, समझ नहीं आया, यार सारे तो आ रहे हैं, अब ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, इसको रट लेंगे, पूछेंगे, इतने सारे बच्चे बैठे हुए, शर्मिंदगी होगी। ये शर्मिंदगी फिर कम है जब सीए क्वालिफाई कर जाओगे और कोई क्लाइंट आपके पास आएगा और वो आपसे कोई ट्रीटमेंट पूछेगा, तो उसको आप ये नहीं बोल सकते कि यही चीज बस मैंने छोड़ी थी पेपर के लिए, सो सॉरी, ये आपको नहीं बता सकता, ये आपको नहीं बता सकता। यकीन करो, कसम से सब पढ़ा था, सिर्फ यही सर से नहीं पूछा था मैंने, तब आप ये नहीं बोल सकते। क्या ये मेरी बात समझ आती है? तो अंडरस्टैंडिंग इज द की टू सक्सेस। क्लियर है? तो चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, थ्योरी है तो याद करनी है, अभी तो करनी है। फिर सीए फाइनल का पेपर ओपन बुक कर दिया है, ये भी अल्लाह का शुक्र था अगर सीए फाइनल का पेपर ओपन बुक कर दिया। जब हमने दिया था तब तो ओपन बुक नहीं था। अच्छा भाई, थ्योरी प्रैक्टिकल, और इस दफा वाले स्टूडेंट्स दे कैन वाउच कि कितना ज्यादा प्रैक्टिकल आया था। क्या ख्याल है? प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल था, हाँ, थ्योरी बहुत ही कम थी। अच्छा भाई, पास्ट पेपर एनालिसिस, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और थ्योरी, इसमें देखो एग्जामिनर या आईकैप जो है
जो ग्रिड में उसने मार्किंग वेटेज दी है, आई कैप इज रिगरसली फॉलोइंग द ग्रिड। क्या ख्याल है? देख लो पास पेपर के अंदर इसी रेंज के अंदर पूछ रहा है ना आई कैप, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और जनरल थ्योरी। क्या ख्याल है? इसका मतलब कि सर आई कैप तो बुक को फॉलो कर रहा है, आई कैप अपनी मार्किंग स्कीम को फॉलो कर रहा है, आई कैप तो अपने वादे में सच्चा है, लेकिन हम रोज वादा करते हैं कि ढंग से पढ़ेंगे, हम अपने वादे में सच्चे नहीं हैं। चलो भाई, इसका मतलब आई कैप आपसे बेहतर। तो ये बातें हो गई। टैक्स, आ जाओ आप टैक्स पे। तो टैक्स प्रैक्टिसेस में भी हम जिस पोर्शन से आगाज करेंगे वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है सर? ये टैक्स क्या है? टैक्स क्या है? इनकम क्या है? टैक्स, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स का मतलब है बर्डन, बोझ, बोझ, बोझ। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए है, उसने इनकम अर्न की पूरे साल में। अच्छा, जाहिर सी बात है जब भी हम बात करते हैं इनकम टैक्स के अंदर हम ईयरली, एनुअल बेसिस के ऊपर बात करते हैं, या अगर मैं कभी मंथली बेसिस पे भी बात करूं तो उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करके हम एनुअल कर लिया करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि टैक्स अभी हम आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कैसा क्यों कर रहे हैं हम। मिस्टर ए की एनुअल इनकम अज्यूम कर लो है 15 लाख। तो अब मिस्टर ए जब कमाते हैं तो हुकूमत मिस्टर ए को कहती है भैया आपने कमाया है तो मुल्क का हिस्सा निकालो। मुल्क का हिस्सा, मुल्क का हिस्सा, आपने तो इतना बेनिफिट हासिल किया ना, अब हमें मुल्क भी तो चलाना है ना। अब खान साहब कहेंगे मैं मुल्क कैसे चलाऊं? मुल्क का हिस्सा। तो हमने कहा सर खान साहब टैक्स बहुत मांगते थे, हमने हटा दिया उनको। अच्छा, तो 15 लाख रुपए अब मुल्क का हिस्सा, मुल्क कैसे चलेगा? सर मुल्क हमारे पैसों से चलेगा। जी, आपके पैसों से चलेगा, तो उसको कहते हैं टैक्स। अच्छा, अज्यूम करो 15 लाख पर कितना टैक्स? मिसाल के तौर पर 15 लाख पर 2 लाख रुपए का टैक्स हो गया, तो आपके पास बची कितनी इनकम? 13 लाख। इसको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। वो इनकम जो तुम खर्च कर सकते हो अपनी जात पर, अपने आप पर, ठीक है? यानी कि सर ये जो टैक्स है ये कंट्री का रेवेन्यू है, हुकूमत का रेवेन्यू है, कंट्री का रेवेन्यू है। क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए कंट्री पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं या गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से देखूं तो गवर्नमेंट कहती है टैक्स रेवेन्यू। वो क्या कहती है? टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि ये किसका एक्सपेंस है? जिससे लिया जा रहा है उसका एक्सपेंस है। और रेवेन्यू किसका? गवर्नमेंट का रेवेन्यू। इससे मुल्क चलेगा, इससे सड़कें बनेंगी, इससे हॉस्पिटल बनेंगे, इससे तालीमी इदारे बनेंगे, इससे मुल्क संवरेगा। कौन सा वाला मुल्क ये हमें नहीं पता, लेकिन संवरेगा, संवरेगा। हर हुकूमत ये वादा जरूर करती है और टैक्स भी लेती है, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कभी ना कभी जब आप लोग हुकूमत में आएंगे तो संवरेगा। अच्छा, डिस्पोजेबल इनकम ये बच गई। अच्छा, हर साल बजट बनता, बजट जिस तरह हम अपने घर का बजट बनाते हैं ना, घर का भी तो एक बजट बनता है। क्या ख्याल है? इतना छोटा सा हमारा घर है, उसका भी एक बजट बनता है सर। मंथली बजट होता है, एनुअल बजट होता है, ठीक है? हमारे अब्बा खर्चा देते हैं कि भाई इतने में घर चल जाना चाहिए, अम्मा को टारगेट मिलता है इतने में घर चलना चाहिए, भाई मेरी इनकम इतनी है और इतने में घर चलना चाहिए, जितनी चादर उतने पांव फैलाने हमने। क्या ख्याल है? तो आओ जरा देखते हैं मुल्क की चादर कितनी और मुल्क की पांव कितने और कैसे फैलते हैं। अच्छा, तो हमने कहा कि सर ये अब जाहिर सी बात है, अब
मुल्क चलाना है और ये सारे तरक्याती काम करने हैं, सारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करने हैं, मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की दौड़ में आगे लेकर आना है, तो खर्चा तो करना पड़ेगा। तो अब मिसाल के तौर पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अभी सारी फिगर्स अज्यूम्ड फिगर्स हैं, असली फिगर तो मैंने कभी याद करने की कोशिश भी नहीं की। कभी किसी को देखनी हो तो बजट कमेंट्री उठा के देख लेना। अच्छा, तो अब अज्यूम करो कि बजट, तो हमारे हुक्मरान कहते हैं मुल्क चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए भाई, आपको कितना पैसा चाहिए? वो कहते हैं हमें 100 ट्रिलियन चाहिए। अज्यूम करो 100 ट्रिलियन चाहिए। मैंने कहा सर वैसे होना तो ये चाहिए, पहले अपनी चादर देखें फिर पांव फैलाएं। तो ये हुक्मरानों ने तो पहले पांव फैला लिए। क्या ख्याल है, हमें इतने खर्चे करने, अच्छा अब इतने खर्चे करने तो पैसा कहां से आएगा? अब रिवर्स मैकेनिज्म चलता है। अच्छा भाई अब पैसा कहां से आएगा? तो वो कहते हैं भाई पैसा आएगा टैक्स रेवेन्यू से। टैक्स रेवेन्यू से आएगा। टैक्स रेवेन्यू में इनकम टैक्स से आएगा, सेल्स टैक्स से आएगा, एफएडी से आएगा, ठीक है, प्रोविंशियल लेवी से आएगा। सेल्स टैक्स के अंदर जनरल सेल्स टैक्स भी हो गया, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स भी हो गया, फिर कस्टम ड्यूटीज वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ये टैक्स रेवेन्यूज हो गए। टैक्स रेवेन्यूज हो गए। अच्छा, हमने कहा भाई सर ये टैक्स रेवेन्यूज तो माजरत के साथ जितनी कलेक्शन हमने एस्टिमेट की है वो बनती है 55 ट्रिलियन। अब क्या करें? तो उनका भाई टैक्स रेवेन्यू से 55 ट्रिलियन बनती है, तो कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी होंगे, कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी होंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यूज क्या होते हैं? चलो, हुकूमत सिर्फ टैक्स रेवेन्यू से नहीं कमाती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी कमाती है। मिसाल के तौर पर नॉन टैक्स रेवेन्यूज। नॉन टैक्स रेवेन्यूज क्या हो सकते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यूज बहुत आसान सी मिसाल, कभी आप लोग पासपोर्ट ऑफिस गए हो तो पासपोर्ट की एक फीस होती है। एग्जांपल्स दे रहा हूं, मैं एग्जांपल शुरू कर रहा हूं एक एक करके। कभी कोई पासपोर्ट ऑफिस गया हो तो पासपोर्ट की एक फीस होती है। वो पासपोर्ट की फीस किसके पास जाती है? गवर्नमेंट के पास जाती है। लाइसेंस ऑफिस जाते हो, फ्री में बनता है? नहीं सर, पैसों से बनता है। वो लाइसेंस की फीस किसके पास जाती है? गवर्नमेंट के पास जाती है। सिग्नल तोड़ते हो? हम सर शरीफ लोग, हमने कभी सिग्नल कभी तोड़ा ही नहीं, अल्लाह माफ करे। तो सिग्नल तोड़ोगे तो चालान होगा, और चालान के पैसे किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट के पास जाएंगे। पुलिस के पास जाएंगे, गवर्नमेंट के पास जाएंगे। चालान कटवाओ ना पूरा बेटा, गवर्नमेंट के पास जाएंगे। कभी कोई एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल कर रहा हो, टोल प्लाजा आता है बीच में, टोल टैक्स होता है, वो किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट के पार्क्स भी होते हैं, पार्क्स में जाओ, टिकट परचेज करो, अगर करो तो पैसे, वो पैसे भी किसके पास जाते हैं? गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के पार्क्स होते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट जो ये 4G का लाइसेंस ऑक्शन कर रही है, मिसाल के तौर पर, क्या ख्याल है? 3G का, 4G का, 5G का लाइसेंस ऑक्शन कर रही है, उसके पैसे मिलेंगे ना गवर्नमेंट को, लाइसेंस ऑक्शन करने के ऊपर। किसी टेलीकॉम कंपनी को लाइसेंस दे रही है, किसी टीवी चैनल को लाइसेंस दे रही है। क्या ख्याल है? ये सारे के सारे नॉन टैक्स रेवेन्यूज, एंड द लिस्ट इज लॉन्ग। टैक्स रेवेन्यूज भी होते हैं और फिर गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी होते हैं। लिस्ट इज लॉन्ग। मैंने आपको एग्जांपल दे दी। तो हमने कहा नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गए, अज्यूम कर लो 10 ट्रिलियन के। तो सर ये 55 यहां से आ गए, 10 यहां से आ गए, कितने बच गए शॉर्ट? 30, अच्छा भाई 35। तो ये हो गया बजट डेफिसिट। हमने चादर ज्यादा नहीं, पांव ज्यादा फैला ली, चादर छोटी निकली, ठीक है। तो बजट डेफिसिट आ गया। अब ये बजट डेफिसिट कैसे पूरा होगा? भीख से। भिखारी कौम है ना, हम भिखारी कौम है ना यार, ठीक है बेटा। तो हुकूमत फिर भीख मांगेगी। हुकूमत भीख किससे मांगेगी? सबसे पहले हुकूमत आप लोगों से भीख मांगेगी, तो ये मैं उधार दो पैसे। अब हुकूमत किस फॉर्म में उधार लेती है? मिसाल के तौर पर हुकूमत प्राइस बॉन्ड इशू कर देती है,
हुकूमत ने जब प्राइस बॉन्ड इशू किए तो वो प्राइस बॉन्ड आप जैसी आवाम ने ले लिए। जब प्राइस बॉन्ड लिए तो कैसे लिए? पैसे दिए और प्राइस बॉन्ड लिया। इसका मतलब आपने हुकूमत को उधार दे दिया और एक बॉन्ड ले लिया आपने। जब आपको पैसे खुले करने होंगे आप बेच देंगे और पैसे ले लेंगे उधार वापस। चाहिए? ये मैंने सबसे छोटी मिसाल दी उधार की, सबसे छोटा उधार है माइक्रो लेवल के ऊपर जो आम आवाम का होता है। जो बड़ी कंपनीज क्या होती हैं वो भी प्राइस बॉन्ड लेती हैं सर? नहीं, हमने कहा वो प्राइस बॉन्ड नहीं लेती, वो लेती हैं, एक मैंने एग्जांपल दी है प्राइस बॉन्ड की। जो कंपनीज होती हैं वो टी बिल्स लेती हैं, वो पीआईबीज लेती हैं, सुकूक्स लेती हैं, सुकूक बॉन्ड्स। ठीक है, जब बड़े हो जाओगे तो इनके मतलब पता लग जाएंगे, लेकिन इसका मतलब यही है कि ये उधार, हुकूमत का उधार देने का एक तरीका है। कंपनी को टी बिल्स, ट्रेजरी बिल इशू कर देंगे, उसके ऊपर सूद दे रहे होंगे, लेकिन वो कंपनी से उधार ले लेंगे। कंपनी से उधार ले लिए पैसे, मुल्क ने, मुल्क ले रहा है ना, ये इशू बॉन्ड इशू कौन कर रहा है? ये गवर्नमेंट इशू कर रही है बॉन्ड्स। ठीक है, तो पैसे ले कौन रहा है? गवर्नमेंट पैसे ले रही है। पैसे लेकर एक कागज का पन्ना दे देगी कंपनी को, ये लो टी बिल का पर्चा ले लो, इस पे लिखा हुआ है कि हम तुम्हें इतने पैसे देने के रवादार हैं, ये पैसे हमने तुमसे लिए हैं, हम तुमको इतने पैसे वापस करेंगे 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। टेन्योर लिखा हुआ होगा और साथ में सूद का रेट लिखा हुआ होगा। जब तक तुम्हारे पैसे हमारे पास, हम तुमको सूद देते रहेंगे। क्लियर है? अच्छा, अज्यूम कर लो कि इन सारी जगहों से भी जो पैसा आया वो आया 5 ट्रिलियन। अभी भी तो पैसे बच गए। हमने कहा सर फिर वो इंटरनेशनल भीख, ठीक है, फिर वो आईएमएफ के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, चाइना के पास, सऊदीया के पास, इसके पास, उसके पास, जिसके पास भी जाके ये डेफिसिट हमको पूरा करना पड़ेगा। ये फिर इंटरनेशनल फंडिंग लेनी पड़ेगी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या किसी से भी इंटरनेशनल फंडिंग हमें लेनी पड़ेगी, तब जाके ये खसारा पूरा होगा। और ये फंडिंग आपको पता है कि मुफ्त में नहीं आती है, इट कम्स एट अ कॉस्ट। अभी ये जो हुकूमत चेंज हो रही है तो ये तो एक दूसरे के ऊपर ताने कस रहे हैं, इसने इतना कर्जा लिया, इसने इतना कर्जा लिया, इसने इतना कर्जा लिया, इसने इतना कर्जा लिया। अब वो जो कर्जे ले रहे हैं वो उन कर्जों के ऊपर सूद भी तो पे करना है, वो खाली कर्जे थोड़ी लौटाने हैं, उस पर क्या भी लौटाना है? सूद। तो हर साल एडिशनल कर्जे ही लिए जा रहे हैं, तो सूद के साथ असल वापस कब करेंगे? ये एक क्वेश्चन है। तो सर ये जो पैसे लिए वो लग किधर रहे हैं? अगर ढंग की जगह पे लग जाते तो वहां से रेवेन्यू जनरेट हो जाता, मुल्क की जीडीपी बढ़ जाती, इकोनॉमी ग्रो कर जाती, पैसे जनरेट हो जाते, टैक्स बढ़ जाते, रीपे हो जाते, लोन खत्म हो जाते। लेकिन ये लोन ले तो रहे हैं लेकिन ठीक जगह लग नहीं रहे, करप्शन पे जा रहे हैं, करप्शन करप्शन करप्शन। ठीक है, इतनी ज्यादा करप्शन इसी को उसको इंतहा नहीं है। मतलब आप खुद देखो, रोड बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं, ऐसे बनाते हैं कि एक बारिश के बाद बह जाएं ताकि दोबारा बन जाए। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं जियालों की। अच्छा भाई, तो ये मैंने आपको बताया कि हाउ मच दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। हाँ, इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि अब जो तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, वो मैक्रो लेवल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है, ताकि तुम थोड़ा सा जरा मतलब भाई हाँ सर कोई ढंग की चीज पढ़ना है। ये मैक्रो लेवल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अभी ये कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो इसको इज्जत देनी पड़ेगी ना, इसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तो ये पास होगा। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं, अब हम इस पे आ जाते हैं। अब हमें ये पढ़ना है। पहले मैंने आपको बता दिया टैक्स की इंपॉर्टेंस क्या, किस तरह से, जरा थोड़ा सा जरा आइडिया दे दिया मैंने आपको, ताकि तरह से लिंकिंग बन जाए। और अब हम आ जाते हैं इनकम टैक्स पे। वक्त कितना बचा हमारे पास? वक्त बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो इनकम टैक्स, अच्छा जैसे कि नाम से जाहिर है, मैं अगर इसकी बहुत ज्यादा टेक्निकल मीनिंग में ना जाएंगे हम, लेकिन अगर बिल्कुल इसके लिटरल मीनिंग पर चले जाएं, इनकम टैक्स, तो सर वो टैक्स जो इनकम पे लग रहा है, वो टैक्स जो, अच्छा इसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। तो इसका मतलब कि सर एक बात तो पता लग गई हमें
कुछ पता लगे ना लगे, जब डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट भी होगा। बिल्कुल जबरदस्त बात पता लगी आपको, जब डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट टैक्स भी होगा। तो सर अब ये डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स बेसिकली इनकम पर जो डायरेक्टली लग जाए। कितनी जबरदस्त आसान तर्जुमा हो गया ना इसका। तो जितना कोशिश करोगे चीजों को आसान रख के समझने की, तो वो आपके जहन में बैठेंगी। अब तो हम कोशिश ये करेंगे कि चीजों को बिल्कुल आसान करके समझा दें। डायरेक्ट टैक्स जो इनकम पे डायरेक्टली अप्लाई हो जाए, जो इनकम पे डायरेक्टली अप्लाई हो जाए। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए की इनकम कितनी है? मिस्टर ए की इनकम है 16 लाख। तो सर डायरेक्ट टैक्स इसका मतलब वो टैक्स जो इस इनकम पे डायरेक्टली अप्लाई हो जाए, उसकी मिसाल है इनकम टैक्स। उसकी मिसाल क्या है? तो इनकम टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। मिस्टर ए की इनकम आई 16 लाख, हुकूमत ने कहा मिस्टर ए आपकी इनकम कितनी है? उसने कहा, मिस्टर ए ने कहा 16 लाख। तो हुकूमत ने बोला ठीक है, इस पर हम टैक्स लगा रहे हैं। आप कितना टैक्स लगा रहे हैं? मिसाल ले रहा हूं अभी मैं, इस तरह से लगता नहीं है, अभी तो आसान आसान मिसाल लेंगे ना, फिर जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम चीजों को रिफाइन कर लेंगे। मिस्टर ए आपकी इनकम पर लगेगा टैक्स 10% का। अच्छा भाई कितना बना? 1,60,000। तो ये परसेंटेज डायरेक्टली किस पर अप्लाई हो गई? इनकम पे। डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई हो गई। तो जो टैक्स डायरेक्टली इनकम पे अप्लाई हो जाए उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। तो हम क्या कर रहे होंगे इनकम टैक्स के अंदर? सर एक और बात समझ आ गई कि इस पूरे इनकम टैक्स में क्या कर रहे होंगे? तो इस पूरे इनकम टैक्स के अंदर हम इनकम ही कैलकुलेट कर रहे होंगे। सवाल क्या आएगा एग्जाम में? सवाल भी यही आएगा 20 मार्क्स का, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। इसका मतलब कि सर हम मिस्टर ए, मिस्टर बी या ए बी एसोसिएट्स या ए बी ट्रेडर्स, उसकी हम क्या कैलकुलेट कर रहे होंगे? इनकम। ये काम है हमारा इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि पहले इनकम निकलेगी तो उसमें क्या निकलेगा? फिर टैक्स निकलेगा। तो पहला काम होगा इनकम निकालना, दूसरा काम होगा टैक्स निकालना। ये हो गई 20 मार्क की रिक्वायरमेंट आपके पेपर की। ठीक है, अभी हमने बहुत आसान करके समझ लिया, लेकिन जब इसको खोलेंगे तो फिर इसमें से सांप और अजदही निकलेंगे। तो 16 लाख का 10% 1,60, ये डायरेक्ट टैक्स होगी। ठीक है, तो इसको एक और तरीके से भी एक्सप्लेन किया जाता है। इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि बर्डन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इज ऑन सेम पर्सन। बर्डन इस 1 लाख से, अच्छा मजे की बात, अच्छा अब आ जाओ इस पे, बर्डन की बात आई तो जरा टैक्स पे आ जाओ। टैक्स है क्या? टैक्स है क्या? क्यों बर्डन है भाई? सर ये तो हमारी हुकूमत को संभाल रहा है, ये तो हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को चला रहा है, तो ये बर्डन कैसे हुआ? ये बर्डन हुकूमत के लिए नहीं है, ये बर्डन आपके लिए है। लेकिन सर हमारे लिए भी बर्डन कैसे हुआ? जेब से जब माल निकला तो जेब तो हल्की हो गई। बर्डन तो बोझ को कहते हैं, तो ये बोझ कैसे हुआ? तो मैं कहता हूं हमेशा ये आपके दिल पे बोझ है। जब ये निकलेगा तो दिल पे बोझ पड़ेगा। ठीक है, जब पैसा जाता है तो दिल पे जरा बोझ। तो ये तो एक समझाने के लिए, ताकि आपको बस याद रहे। लेकिन असल में दिस इज अ बर्डन ऑन योर डिस्पोजेबल इनकम। दिस इज अ बर्डन ऑन योर बर्डन। अब इस मतलब का, अब इस टर्म का मकसद समझ आया आपको? बर्डन ऑन डिस्पोजेबल इनकम। क्योंकि इस टैक्स की वजह से आपकी डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सो दिस इज अ बर्डन ऑन योर डिस्पोजेबल। चलो भाई ये बात भी समझ आती है आपको। अच्छा अब क्या बोला मैंने? बर्डन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इज ऑन सेम पर्सन। बर्डन भी मिस्टर ए पर, इसका बर्डन किस पर जाएगा? मिस्टर ए बियर करेंगे, क्योंकि मिस्टर ए अपनी इनकम कमाई है इन्होंने और उसमें से हम उनसे हिस्सा मांग रहे हैं, मुल्क अपना हिस्सा मांग रहा है। बर्डन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इज ऑन सेम पर्सन। तो हम हिस्सा भी इनसे मांग रहे हैं, यानी कि ये इन्हीं की जेब पे बर्डन भी है और जिम्मेदारी भी इनकी है कि ये 1,60,000 कहां जमा कराएं? गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ट्रेजरी में, हुकूमत के खजाने में जमा भी यही कराएंगे। डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स को याद रखने का मैंने 2 तरीके बताए। डायरेक्ट टैक्स
वो अमाउंट, वो टैक्स जो डायरेक्टली इस पर अप्लाई हो। दूसरा कि इसका बर्डन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इज ऑन सेम पर्सन, डायरेक्टली ऑन सेम पर्सन, तो डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है सेल्स टैक्स। क्या एग्जांपल है इसकी? सेल्स टैक्स। तो सर इसको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं, अभी देखते हैं। इसको इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए कहते हैं कि ये डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई नहीं होगा। डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन सर क्या ये भी जेब से जाएगा? जी जेब से जाएगा। इसका मतलब कि सर बर्डन तो ये भी है, बर्डन तो ये भी है, जेब से जा रहा है तो बर्डन तो ये भी है, और डायरेक्टली भी नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या लग रहा है? इनडायरेक्टली लग रहा है। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल, मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए की साल की जो इनकम है वो है 46 लाख, और मिस्टर बी की जो साल की इनकम है वो है 7 लाख। मिस्टर ए, मिस्टर बी दोनों एक ही जिसामत के हैं, एक वजन, मतलब एक वजन उनका एक ही जितना है, 75 केजी 75 केजी ईच। ठीक है, यानी जितनी खुराक इनकी उतनी खुराक इनकी है। एक एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए सिर्फ। तो अब मिसाल के तौर पर अगर ये महीने में 10 बिस्किट खाते हैं तो ये भी महीने में 10 बिस्किट खाते होंगे। ठीक है, ये महीने में अगर 10 जूस पीते हैं तो ये भी 10 जूस पी रहे होंगे, क्योंकि एक ही जितना पेट दिया ना अल्लाह पाक ने, तो खुराक एक ही जितनी है। तो हमने कहा सर 10 बिस्किट्स, और आपको पता है अगर कोई बिस्किट ले कैंटीन से तो बिस्किट के ऊपर सेल्स टैक्स भी लगा हुआ होता है। अज्यूम कर लो एक बिस्किट के ऊपर 2 रुपए का सेल टैक्स लगा हुआ है। कितने का सेल टैक्स लगा हुआ है? तो सर ये अगर 10 बिस्किट कंज्यूम करते हैं और 2 रुपए का सेल्स टैक्स लगा हुआ है, और साल के महीने कितने? 12, तो इन्होंने कितने का सेल्स टैक्स दिया होगा? 240। इसने भी कितना सेल्स टैक्स दिया होगा? उतने ही बिस्किट खाए ना, इसने भी उतने ही बिस्किट खाए हैं। तो साल का सेल्स टैक्स उसने भी 240 दिया और इसने भी 240 दिया, दोनों ने 240 टैक्स दिया है सेल्स टैक्स। लेकिन क्या ये सेल्स टैक्स डायरेक्टली इनकम पे लगा है? नहीं, ये लगता है ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी लिख लो। खैर सेल्स टैक्स की दुनिया के अंदर हम गौते लगाएंगे आखिर में तफसील से, मजा आएगा। ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज वाला जो सेल्स टैक्स है वो अलग होता है, वो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स होता है, वो इंशाल्लाह हम आपके साथ सीए फाइनल में पढ़ेंगे। गुड्स वाला आपके कोर्स का पार्ट है तो वो हम यहाँ पढ़ेंगे। सही, तो इसने भी उतना ही कंज्यूम किया, इसने भी उतना ही कंज्यूम किया, 240। अब मैं अगर इसका रेशो इनकम से निकालूं, 240 डिवाइडेड बाय 4.6 मिलियन और 240 डिवाइडेड बाय 0.7 मिलियन, इसका रेशो ज्यादा आएगा। इतना सन्नाटा, किसका रेट ज्यादा आएगा? किसकी परसेंटेज ज्यादा आएगी? इसकी ज्यादा आएगी भाई, इसकी ज्यादा आएगी। ठीक है, पॉइंट्स में आएगी। मैं मिसाल ले रहा हूं, इसकी आ गई 0.009%, तो इसकी आएगी 0.001%। मैं ऐसी मिसाल ले रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या आएगी। क्या ख्याल है, ऐसा ही होगा? तो सर ये टैक्स डायरेक्टली इनकम पर नहीं लगा, ये लगा कंजम्पशन पर, जिसकी वजह से थोड़ी नाइंसाफी होती नजर आ रही है। क्या ख्याल है, नाइंसाफी होती नजर नहीं आ रही? अब सर अल्लाह पाक ने एक जितनी खुराक दी है तो सर वो बिस्किट तो खाएगा उतने, लेकिन आप देखें ज्यादती कितनी हो रही है कि इसकी इनकम कम है और ये टैक्स ज्यादा दे रहा है।
इसकी कम इनकम पे 240 टैक्स दे रहा है, सेल टैक्स दे रहा है, और इसकी उतनी इनकम है और ये भी 240 टैक्स दे रहा है। ज्यादती होती हुई नजर आ रही है, नहीं आ रही है? थोड़ी सी किसको नहीं आ रही है? इसकी इनकम ज्यादा है लेकिन टैक्स 240 दे रहा है, इसकी इनकम कम है लेकिन ये भी सेल्स टैक्स 240 दे रहा है। ज्यादती हो रही नहीं हो रही है? नहीं हो रही। अभी इनकम टैक्स की बात ही नहीं हो रही मेरे बच्चे, वो चैप्टर अलग, वो चैप्टर क्लोज हो गया है, ये अलग टैक्स है, ये टैक्स अलग है, ये टैक्स अलग है, ये टैक्स अलग है, ये टैक्स, ये इधर चैप्टर क्लोज। अब हम दूसरा टैक्स पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स तो ज्यादा दे रहा है, मैं तो कह ही नहीं रहा इनकम टैक्स में ज्यादती हो रही है, लेकिन सेल टैक्स तो बराबर दे रहे हैं ना, ज्यादती हो गई नहीं हो गई? देखा जाए तो सर जिसकी इनकम ज्यादा है सेल टैक्स उसको ज्यादा देना चाहिए, लेकिन सेल्स टैक्स का ऐसा उसूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेल्स टैक्स डायरेक्टली इनकम पे नहीं लगता, ये कंजम्पशन पे लगता है। इसीलिए सेल्स टैक्स इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को बढ़ाता है। इसका मतलब क्या होता है? इनइक्विटेबल, आ जाओ बोलो। तो बस खत्म होने वाली क्लास, बस 12। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है गैर मसावाती तकसीम ऑफ माल, यानी कि गरीब से गरीब तरह होता चला जाएगा, अमीर से अमीर तरह होता चला जाएगा। बात आ रही समझ में? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सर जिसकी जितनी ज्यादा इनकम वो ज्यादा टैक्स देगा, जिसकी कम इनकम वो कम टैक्स देगा। गरीब पर टैक्स का बर्डन भी कम, अमीर पर टैक्स का बर्डन भी ज्यादा। और अमीर पर टैक्स का बर्डन ज्यादा तो उससे हम ज्यादा टैक्स लेके गरीब पे लगा देंगे ताकि गरीब थोड़ा ऊपर आ जाए। क्या ख्याल है? मतलब एक कॉन्सेप्ट तो ये है, मुस्कुराते तुम लोग ऐसे हो, हमारे मुल्क की मिसाल लेते रहते हो तुम लोग, मतलब यूएस का सोचो ना तुम लोग तो समझ आएंगे कॉन्सेप्ट्स। पाकिस्तान का सोचोगे, सिंध का सोचोगे, भुट्टो का सोचोगे तो नहीं आएंगे समझ तेरी सारी बातें। ठीक है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, यूएस का सोचना पड़ेगा, यूके का सोचना पड़ेगा। तो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इससे महंगाई बढ़ती है। इससे क्या बढ़ती है? इससे महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, बात समझ आती है? तो ये जब भी, अच्छा, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्या होता है? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से मुराद डेवलपिंग कंट्रीज, जो गरीब ममालिक हैं, जैसे कि हमारा मुल्क है। गरीब ममालिक में क्या होता है? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्या होता है? वो लोग टैक्स देना नहीं चाहते। वहां के जो लोग होते हैं ना, वो टैक्स देना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? वो कहते हैं हम तो वैसे इतनी महरूमियों में, हमें ना बिजली मिल रही है, ना पानी पूरा मिल रहा है, सर्दियों में गैस मिल नहीं रही है, रोड टूटे हुए, पेट्रोल महंगा है, और एजुकेशन भी महंगी है। तो हम तो मर रहे हैं, हम तो पिस रहे हैं, तो हम टैक्स नहीं देंगे, हम टैक्स नहीं देंगे। तो आप देखें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हर बंदा टैक्स चोरी के तरीके ढूंढ रहा होता है। ठीक है, अल्लाह माफ करे, हम कंसल्टेंट्स खुद उसको रास्ता दिखा रहे होते हैं, देखो इस तरह से टैक्स चोरी करनी है, इस तरह से टैक्स बचाना है, इस तरह से टैक्स चोरी करनी है आपने, है हलाल हराम। ये किसी और दिन इस पे इंशाल्लाह डिबेट करेंगे हम, अभी इस पे डिबेट नहीं होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कोई बंदा टैक्स देना नहीं चाहता। किसी से आप बोले यार आपने पूरा टैक्स देना है, आपने पूरा टैक्स देना है, सर कैसी बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क में हमें दिया ही गया है, हम टैक्स दें? पागल लगल तो नहीं हो गया? हम नहीं दे रहे टैक्स। तो कोई बंदा, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, हम तो फील्ड में है ना, हम तो टैक्स प्रैक्टिस में ना, हम तो देखते हैं ना, मतलब hardly 1 to 2% of our clients or any of the clients are willing to pay full tax. 1-2%. सोचो आप, ठीक है? तो कहते हैं मिल क्या रहा है, हम तो नहीं दे रहे टैक्स, हम तो टैक्स चोरी करेंगे। तो गवर्नमेंट को मजबूरन टैक्स किधर लगाना पड़ता है? सेल्स टैक्स, विच यू कैन नॉट अवॉइड। पेट्रोल पे सेल टैक्स बढ़ा दिया, अब ना लो पेट्रोल, पैदल करो सफर। बिजली पे सेल टैक्स लगा दिया, ना चलाओ बिजली, लाइट बंद करके बैठो घर पे। नहीं सर वो नहीं कर सकते, माजरत, वो नहीं कर सकते। नेट नहीं चलेगा, मोबाइल नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा, तो कैसे चलेगा?
डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इतना नहीं होता जितना यहाँ होता है। होता वहां भी है, चोरी की इंस्टिंक्ट तो उनमें भी है कि नहीं है। अबे कोरोना आया तो सबसे ज्यादा लूट मार की किन्होंने दी? गोरों ने तो की थी, तहजीब याफ्ता ममालिक ने तो की थी। क्या ख्याल है, जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो लूट मार वो भी तो मचाते हैं, नहीं मचाते? ठीक है, खैर, तो वैल्यू एडेड टैक्स है दुनिया के अंदर, लेकिन मैंने आपको बताया कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं है कि हम टैक्स नहीं दे रहे, हम टैक्स दे रहे हैं और बहुत टैक्स दे रहे हैं। हाँ, अगर कोई ये कहे ना कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते, तो आप बोलो भाई प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, हम इनकम टैक्स नहीं देते, हम सेल्स टैक्स देते हैं। भाई आप जरा तमीज से बात करें, तमीज से देते हैं हम सेल्स टैक्स। हम फ्यूल भराते हैं, उस पर सेल्स टैक्स है। हम बिजली का बिल भरते हैं, उस पर सेल्स टैक्स है। हम टेलीफोन का बिल भरते हैं, उस पर सेल्स टैक्स है। हाँ, हम मोबाइल कार्ड डलवाते हैं, उसके ऊपर टैक्स है। हम फ्यूल डलवा रहे हैं, उस पर टैक्स है। हम गाड़ी खरीद रहे हैं, उस पर सेल्स टैक्स है। हम बिस्किट खरीद रहे हैं, उस पर सेल्स टैक्स है। हम जूस खरीद रहे हैं, उस पर सेल्स टैक्स। क्या ख्याल है, फूड पांडा ने भी अब तो हर किसी के ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिए। चोर तनी क्या बोलूं मैं उनको, जिस पर नहीं लगना चाहिए उस पर भी वैट लगा दिया। अच्छा, ये फिर पता है ये फूड पांडा के ऊपर कुछ ब्रांड्स ने खेला कुछ अरसे तक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई हमारा तो माल बिकता है डिस्काउंट पर है, 40% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट। अब 60% या 70% से कम डिस्काउंट फैक्टर रखेंगे तो लोग हमारा ऑर्डर ही नहीं करेंगे हमारा प्रोडक्ट। तो उन्होंने क्या किया, वैट बढ़ा दिया, वैट डाल दिया। अब वो रजिस्टर्ड नहीं है सेल टैक्स में, लेकिन वैट के नाम से एक अमाउंट डाल दी। मैंने देखा, मैंने गौर किया, फिर थोड़ी देर बाद हटा दिया, थोड़ी देर बाद हटा दिया। तो लोग इससे खेल भी रहे हैं फूड पांडा पे। खैर, तो कहने का मकसद ये है कि इससे महंगाई बढ़ती है, इससे इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बढ़ती है। ये लगाना कौम के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये हुकूमतें तब लगाती हैं जब हालात काबू से, खजाना भरना है, इनकम टैक्स तुम दे नहीं रहे हो, तो बेचारी हुकूमत क्या करेगी? अपनी प्रॉपर्टियां तो नहीं बेचेंगे ना हुक्मरान। क्या ख्याल है? तो ये थोड़ा सा आइडिया दिया मैंने आपको इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का। इनकम टैक्स को हमने बड़ा डिटेल में पढ़ना है और सेल्स टैक्स को भी हमने बड़ा डिटेल में पढ़ना है। दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू कि ये है क्या। अब ओवरव्यू के बाद आ जाओ इसके अंदर होते लगाते हैं। किसमें? इनकम टैक्स में। बहुत टाइम है, अल्लाह पाक ने वक्त में बहुत बरकत रखी है। दुआ पढ़ के शुरू करते हैं ना हम, तो टाइम में बरकत हो ही जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वैसे बस इस चीज से मेरे जहन में एक बात आई थी, मैंने कहा आपसे जरूर करूं मैं, कि कभी कभी हम लोग बड़े एंटी और नेगेटिव हो जाते हैं कि सर इस मुल्क ने हमें दिया ही क्या, सर रोड तो टूटे हुए, पेट्रोल इतना महंगा, बिजली इतनी महंगी, और इससे अच्छा है कि हम जरा यूके ही जाके सांस ले लें जरा ठंडी हवा में। क्या ख्याल है? तो नाशुक्रों को तो कहीं जगह नहीं मिलती, ठीक है। और अल्लाह पाक ने हमें जितनी नेमतें यहाँ पाकिस्तान में दी हुई है ना, जितनी आज़ादी, जितनी लिबर्टी, जितनी नेमतें अल्लाह पाक ने दी हुई हैं, मतलब वी कैन नॉट इमेजिन। यहाँ से बैठकर लगता तो बड़ा है कि सर दूसरे ममालिक में तो सर ये फैसिलिटीज और वो फैसिलिटीज और ये शाहाना ठाट और वो, जाके देखो वहां पर लोग किस तरह से मेहनत करते हैं, तो जाके पैसे का मुंह देखते हैं वो, ठीक है। और किस तरह उनकी रिस्पेक्ट डिग्रेड होती है। मतलब यू आर नॉट, खान साहब ने इंटरव्यू में बोल दिया ना, देखा नहीं था तुमने? खान साहब का जब इंटरव्यू लिया जुनैद अकरम ने पॉडकास्ट पे, उसमें खान साहब का वो तुमने जुमला नहीं सुना ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर? वो सुनने वाला जुमला था भाई, उसके ऊपर तो मीम्स बन गई, उसके ऊपर तो मीम्स बन गई। खान साहब ने बोला कि मैंने इतने साल बाहर गुजारे हैं और ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो बाहर जा रहे हैं, जो टैलेंट अपना बाहर यूटिलाइज कर रहे हैं, वो जितनी भी कोशिश कर लें वो वहां पर उनके वो लेवल नहीं पा सकते जो उनके लोकल सिटीजन हैं। उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती, वो रुतबा नहीं मिल सकता, वो रिकग्निशन नहीं मिल सकती उनको। फिर आखिर में उन्होंने बड़ी अजीब सी मिसाल दे दी जिससे बहुत लोग माइंड कर गए।
उन्होंने कहा कि अगर गधे के ऊपर आप लकीरें बना दोगे तो जेबरा नहीं बन जाएगा। उनको ये नहीं पता था कि ओवरसीज पाकिस्तानी माइंड कर जाएंगे। मिसाल तो ढंग की देनी थी, समझ रहे हो? तो आप यकीन करें, ये उसूल हमारी जिंदगी के हर शोबे में, ये उसूल हमारी जिंदगी के हर शोबे में लागू होता है। ये उसूल है, ये जिंदगी का उसूल है। जब आप जिस नेमत पर शुक्र अदा करेंगे ना अल्लाह का, अल्लाह पाक वो नेमत आपकी बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। आपको पेपर फेल हुआ है ना, इसे भी अल्लाह का शुक्र अदा कर लो। क्या अल्लाह तेरा लाखों शुक्र है, एक फेल हुआ है। जिसने 3 दिए थे उसका 1 फेल हुआ ना, इस पर नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह पाक तेरा लाखों करोड़ों शुक्र है, मेरा 3 में से 1 फेल हुआ, 4 में से 1 फेल हुआ। जिसका 2 में से 1 फेल हुआ है वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, ए अल्लाह तेरा शुक्र है 1 फेल हुआ है, 2 फेल हो सकते थे, ठीक है। और जिसने 3 दिए वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह पाक आपका शुक्र है 3 फेल हुए, 4 देता 4 होते। अच्छा मैंने 4 भी दिए। क्या बात समझ आई भाई? कितने लोग ऐसे हैं जो पेपर देने के काबिल नहीं है, लिख नहीं सकते, हट्टे कट्टे हो, अल्लाह पाक ने दिमाग दिया है, हाँ गलती हुई है, उसको ओवरकम कर लोगे तो पेपर पास हो जाएगा। लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र हो, अल्लाह का लाखों शुक्र हो, अल्लाह पाक ने इतनी फैसिलिटीज दी हैं कि तुम एक प्रीमियम क्वालिफिकेशन को परस्यू कर पा रहे हो। अल्लाह पाक ने ऐसे वालिदैन दिए हैं जो अपनी ख्वाहिशात को मारकर तुम्हें अच्छी तालीम दिला रहे हैं। क्या ख्याल है, कितने लोग हैं डिप्राइव्ड हैं, एजुकेशन ही नहीं। क्या रेशियो है पाकिस्तान में एजुकेशन? बहुत कम। कितने लोग पढ़ पाते हैं? पैसे होते हैं तब भी नहीं पढ़ पाते। तो भाई हर चीज में अल्लाह का शुक्र अदा करो। जिस चीज में आप अल्लाह का शुक्र अदा करोगे ना, ये उसूल कुदरत है, वो नेमत बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। बोलोगे अल्लाह पाक आपका बहुत शुक्र है, आपने इतना दिया है, सारी जरूरियात पूरी हो रही है, सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही है, अल्लाह पाक और दे देंगे। बात आ रही समझ में? और जब आप अपने से नीचे वाले को देखोगे ना, आपके दिल में ऑटोमेटिकली शुक्र के जज्बात पैदा होंगे। अपने से ऊपर वाले को मत देखो, ये उसूल है। आपके 2 पेपर पास हुए, अब 4 वाले को मत देखो, आप देखो जिसका कोई पेपर पास नहीं हुआ, आपके दिल में ऑटोमेटिकली शुक्र आ जाएगा। आपके सारे फेल हो गए, आप उसको देखो जिसने अटेम्प्ट ही नहीं दिए। आप बोलो भाई फेल हुए हैं तो क्या हुआ, पढ़ तो लिया, अगली अटेम्प्ट में देख पास करके दिखाऊंगा। तूने तो पढ़ा ही नहीं, तूने तो आई और को पढ़ा ही नहीं। क्या ख्याल है? ऐसी मैं मिसाल दे रहा हूं, कोई अपने ऊपर ना ले ले। पढ़ के फेल किया ना, तो हर चीज में अल्लाह का शुक्र। जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह पाक आपकी नेमतों को बढ़ा देंगे, ठीक है। नाशुक्री कुफ्र। नाशुक्री को कुफ्र क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो अल्लाह पाक जो भी हालात वाकयात रखे अल्लाह पाक ने रखे ना, और अल्लाह पाक हर उस हालात और वाकयात में अपने बंदों को टेस्ट कर रहे हैं। अगर अल्लाह पाक सबको पैसे दे दें, माल ही माल दे दें, हर बंदा यहाँ पर अरबपति बैठा हो, कोई सीए करेगा? कोई किसी की नौकरी करेगा? कोई किसी की जॉब करेगा? फैक्ट्री के अंदर कोई मुलाजिम होगा? सब सेठ हैं सर, सबके पास करोड़ों रुपए हैं, अरबपति हैं, कोई किसी का काम क्यों करेगा? दुनिया का निजाम चलेगा? दुनिया का निजाम नहीं चलेगा हमारे बच्चों। तो ये अल्लाह पाक चला रहे हैं दुनिया का निजाम, और ये अल्लाह पाक ने इसी तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है। किसी को किसी के ताबे तो किसी को किसी के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो हर हाल में हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, ना शुक्री ना हो, ना शुक्री ना हो, ना शुक्री ना हो। अच्छा भाई, अब आ जाओ इनकम टैक्स के ऊपर। इनकम टैक्स की हमने एक मिसाल तो देख ली। टैक्स का मतलब होता है बर्डन। बर्डन मतलब बोझ। क्या होता है, किस रेट पे लगता है, कैसे लगता है, इसके ऊपर तो बड़ी तफसीली बात आने वाली है। हम अब बात करते हैं इनकम के ऊपर। इनकम क्या है? इनकम को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसको कहते हैं आमदनी। आमदनी के अंदर ये जो वर्ड है आमद, इनकमिंग, जो पैसा जो माल आ रहा है वो इनकम। जो जेब में इनकमिंग आ रही है, क्या ख्याल है? और जो आउटगोइंग हो रहे हैं खर्चे, एक्सपेंस, ठीक है। यानी कि जो नेट आपकी जेब में इनकमिंग हो रही है वो क्या है? आपकी इनकम, नेट इनकम। अभी हम आगे जाके इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, तो कुछ लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इनकम हम किसको कह रहे हैं? क्योंकि
क्या हम रेवेन्यू को इनकम कह रहे हैं या रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद ये जो बॉटम लाइन प्रॉफिट आता है या सेविंग आती है इसको हम इनकम कह रहे हैं। तो हम आगे जाके इसको पढ़ भी लेंगे, देख भी लेंगे, लेकिन ये इनकम है, ठीक है। इनकम ये है जो आखिर में बच जाता है आपके पास, टैक्स इस पे लगता है, ठीक है। अच्छा, इनकम, तो सर क्या हर आने वाली अमाउंट इनकम है? सवाल पैदा होता है ना, क्योंकि इनकम का लफ्ज तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। इनकम मतलब एनीथिंग व्हिच इज कमिंग इनटू माय पॉकेट इज माय इनकम। सो इज दिस द केस? इज दिस द केस? लेट्स डिस्कस। क्या हर आने वाली अमाउंट इनकम होती है? हमने कहा नहीं सर, हर आने वाली अमाउंट इनकम नहीं होती है। कुछ अमाउंट इनकम होती है, कुछ अमाउंट इनकम नहीं होती है। अच्छा भाई, आपके नन्हे दिमाग में क्या आता है, क्या चीज इनकम है? क्या चीज आपने आज तक सोची कि ये इनकम है? तो मैं बच्चों को हमेशा ये मिसाल देता हूँ कि जब आप सीए प्रोफेशन में एंटर होते हो तो सीए प्रोफेशन में आप किस लालच में एंटर होते हो? अच्छी सैलरी की लालच में। अच्छी सैलरी मिलेगी, बड़ी सैलरी मिलेगी। सर हमने अपने कजन को देखा है, 2-2.5 लाख रुपए सैलरी है, गाड़ी अलग मिली हुई है और भरम अलग है उसके। तो सैलरी इनकम की लालच में ही हमने सीए ज्वाइन किया। अच्छा, लेकिन बेटा आपको पता है सीए में होता क्या है, करना क्या होता है? नहीं सर देखें, वो बातें सेकेंडरी हैं सारी, असल चीज है माल। वो हमें पता है अच्छा मिलता है। मैंने कहा बेटा बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। तो एक चीज जो हम देख के आते हैं वो सैलरी देख के आते हैं, और हमें पता है, और हम देखते हैं वालिद साहब अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनकी सैलरी आ रही है, कोई कजन जॉब कर रहा है सैलरी आ रही है। तो सैलरी इनकम ये हमें पता होता है कि ये इनकम है। अच्छा, और किसी से पूछूं और क्या मिसाल हो सकती है सैलरी के अलावा? तुम क्यों आ गए हैं? तुम्हारा तो पास है ना? हाँ, अच्छा, सैलरी इनकम। और कोई मिसाल? सेल्स, बिल्कुल ठीक है। सेल्स, सर कोई भी बंदा अपना बिजनेस करता है तो वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है और सेल करके प्रॉफिट कमाता है। जैसे ये मैंने मिसाल दी, तो उसको हम कहते हैं बिजनेस इनकम। गुड। रेंटल इनकम, रेंटल इनकम, गुड। सर हमने देखा हमारे अब्बू ने, हमारे चचा ने, हमारे कजन ने, उनकी कोई शॉप उन्होंने किराए पे चढ़ाई हुई है और उनके पास हर महीने एक किराए की आमदनी होती है, उसको वो आमदनी कहते हैं। तो आपने आमदनी कहा तो हमें वो याद आ गया, तो रेंटल इनकम इज ऑल्सो आमदनी। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है। और किसी ने कहा था इंटरेस्ट, ऐसे ही था? तो ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है बेटा, इंटरेस्ट इज ऑल्सो योर इनकम। और किसी के दिमाग में? कैपिटल गेन पढ़ के आए हो कुछ? अच्छा, हाँ सर रिसीट वाले भी तो हैं। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का क्या मतलब होता है? कैपिटल गेन, अच्छा देखो, इनकम ये रेंटल इनकम आ गई, किराए पे देके जो आपके पास आमदनी आ रही है। कैपिटल गेन से मुराद ये कि आपने कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी, बिल्डिंग सेल कर दी, फ्लैट सेल कर दिया, उसको बेच के जो पैसे आ रहे हैं, उसको बेच के जो पैसे आ रहे हैं, उसको बेच के जो पैसे, कौन से वाले पैसे? जो ऊपर की मलाई आ रही है। 1 करोड़ का खरीदा था, 1.25 करोड़ का बेच दिया तो 25 लाख इज द कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में और भी बहुत कुछ आता है, बहुत लंबा हेड ऑफ इनकम है, इसका तो मैं तारुफ ना ही कराऊं तो अच्छा है। लेकिन एक बात मैंने बता दी है। दूसरी बात ये कि इसमें शेयर्स, जो कंपनी के शेयर्स सेल होते हैं, शेयर्स के सेल होने के ऊपर भी जो गेन आता है वो कहाँ जाता है? कैपिटल गेन जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको मैं मुख्तसर तारुफ बता रहा हूँ, बिल्कुल ही नन्ना मुन्ना सा, ट्रेलर भी नहीं कहेंगे इसको, सही? अच्छा, और ये 4 हेड्स। अच्छा, अब इनकम, आप माशाल्लाह चूंकि अच्छे तेज लोग हैं, इसलिए आपने वही सारे नाम मुझे गिनवा दिए जो हेड्स ऑफ इनकम हैं। तो लॉ ने भी आपके और लॉ के ख्यालात बहुत मिलते हैं, तो लॉ ने भी इन्हीं को नाम से जिक्र किया है और कहा है कि ये हेड्स ऑफ इनकम है। और एक आखिरी हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो लॉ बोलता है कि ये 5 हमारे नजदीक नाम से काबिले जिक्र हेड्स ऑफ इनकम हैं, इनको हम नाम से जानते हैं।
अच्छा, आप सैलरी को नाम से जानते हैं, रेंटल इनकम को नाम से जानते हैं, कैपिटल गेन को नाम से जानते हैं, बिजनेस इनकम को नाम से जानते हैं, और जो पांचवा हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसका नाम ही ऐसा है अजीब सा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी कि जो इन पांचों में फॉल नहीं कर रहा उसको कहां डाल दो, इस डब्बे में डाल दो। जो इधर नहीं गिर रहा, इधर नहीं गिर रहा, इधर नहीं गिर रहा, इधर नहीं गिर रहा, कहां डाल दो, यहां डाल दो। अभी इनमें से किसी की तफसील हमने नहीं पढ़ी है, पढ़नी है। यही तो है इनकम टैक्स का कोर्स। इन हेड्स की तफसील पढ़ेंगे तो इनकम टैक्स ही खत्म हो जाएगा। अगर आज ही पढ़ लेंगे तो आज ही कोर्स खत्म हो जाएगा। इतना जल्दी कोर्स में खत्म करना चाह नहीं रहा, ठीक है। तो यूं समझ लो मैं बार बार एक ही बात कहता हूं। अब जिन्होंने पहले ली हुई है क्लास उनको थोड़ी सी कैसेट दोबारा रिपीट सुननी पड़ेगी, मैं क्या करूं, मजबूरी है। ये हाइपर लिंक्स है। ये क्या है, हाइपर लिंक्स। जिस तरह होता है ना, लिंक्स होते हैं, आप लिंक पर क्लिक करो आप कहीं पहुंच जाते हो। तो ये सैलरी इज अ हाइपर लिंक। इसको आप क्लिक करोगे ना तो इसकी दुनिया में दाखिल हो जाओगे, इसकी दुनिया में दाखिल हो जाओगे। फिर इसकी दुनिया में बहुत सारे हाइपर लिंक्स आएंगे, उसको क्लिक 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 करोगे तो फिर और चीजें खुल जाएंगी। तो ये सैलरी दिखने में तो बड़ा मासूम सा लफ्ज लग रहा है, लेकिन ये शैतान की आंख की तरह बड़ा है और ये बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा हेड ऑफ इनकम है। ये दो सबसे बड़े जो हेड्स ऑफ इनकम है वो एक सैलरी है और एक बिजनेस इनकम, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसमें बहुत चीजें डिस्कस करनी है हमने। दिखने में ये आपको बहुत सादे से मासूम से लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत डिटेल्ड डिस्कशन इसमें लगेगी। तो एक बात हमें पता लग गई कि सर हमारे जहन में ये चीजें आ रही थी, तो ये इनकम है। अच्छा, और कुछ आता है आपके जहन में, और कहीं से पैसे की आमद होती है? हाँ सर होती है। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए ने मिस्टर बी से लोन ले लिया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से लोन ले लिया, तो क्या पैसों की आमद हो गई? आमद तो हो गई, लेकिन क्या उसको इनकम बोलोगे? नहीं सर, इनकम नहीं बोलेंगे सर। ये ऐसे कैसे इनकम बोलेंगे, ये तो लोन है, ये इनकम तो नहीं है। लेकिन आमद तो हुई है, जेब में पैसा तो आया है, माल तो आया है। लेकिन सर वो मांगने आएगा तो हम देंगे नहीं, आप टेंशन ना लें। हमने कहा ऐसी गुंडागर्दी नहीं करनी है, लेकिन किसी से लोन लिया है तो वो इनकम तो नहीं है आपकी, क्या ख्याल है? नहीं सर, वो इनकम नहीं है। अच्छा भाई, थोड़ी देर पहले आपने कहा जो भी माल आपकी जेब में आ जाए वो इनकम है, तो क्या जो ईद पर अभी आपको ईदी मिली, कड़क कड़क नोटें आपको मिली, क्या वो आपकी इनकम थी? उसको क्या ये कहता है, कोई कहता है, कोई मेहमान आता है तो आपको पता है मेरी इनकम कितनी हुई है? छोटा बच्चा भी होता है ना, वो भी बताता है बड़े को, चाचा मेरी ईदी इतनी जमा हो गई है, अब्बा मेरी ईदी इतनी जमा हो गई है। मेरी बेटियां मुझे दिखाती हैं, पापा इतनी ईदी जमा हो गई है हमारी। ये तो बच्चे को भी पता है, उसको क्या बोलते हैं? ईदी बोलते हैं। इनकम बड़ा भी हो जाए तब भी, जितना भी बड़ा हो जाए उसको ईदी ही बोलेगा, कभी ये नहीं बोलेगा मेरी इतनी इनकम हो गई है। क्योंकि सर ये इनकम लग नहीं रहा, सर ये इनकम नहीं लग रही सर। इसको जैसे ही इनकम बोलते हैं तो खुलूस हट जाता है। रिश्तेदारों में तो खुलूस होता है ना, मोहब्बत से ईदी देते हैं, तो सर खुलूस हट जाता है। अच्छा भाई, अब ये टैक्स वाला वैसे इतने जज्बात को मानता नहीं है, लेकिन अगर हैं आप में तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट हम करेंगे। तो ठीक है, हम इसको इनकम नहीं कहते, आपके जज्बात की कदर करते हैं, इसको इनकम नहीं कहते। और भाई, और कोई अमाउंट, और मैं मिसाल देता हूं कि मिसाल के तौर पर अगर किसी की इंगेजमेंट हो रही है, किसी की शादी हो रही है, उसको जो एनवेलप्स मिल रहे हैं, तो क्या वो इनकम कहलाएगी? मैंने कहा नहीं सर, वो भी इनकम नहीं कहलाएगी, वो भी इनकम नहीं कहलाएगी। अच्छा भाई, वो भी इनकम नहीं कहलाएगी, लेकिन आ तो माल वो भी कहाँ रहा है? जेब में आ रहा है, बैंक में आ रहा है, लेकिन वो इनकम नहीं कहलाएगी। इसी तरह से पॉकेट मनी, अम्मा अब्बा जो आपको दे रहे हैं, रिजल्ट के बाद देंगे नहीं देंगे जिसका कोई पता नहीं है, लेकिन अभी तक जो मिल रही थी पॉकेट मनी, क्या वो इनकम कहलाएगी? माल तो जेब में आ रहा है, क्या ख्याल है? आ तो रहा है सर, तो क्या वो इनकम कहलाएगी? नहीं सर, इनकम नहीं कहलाएगी। हम अपने अब्बा को ये नहीं कह सकते अब्बा इस महीने की इनकम मिली नहीं है, या सर जोर से आएगा एक रख के, ठीक है, हम कह नहीं सकते। तो इसका मतलब सर कि हर आने वाला माल इनकम नहीं होगा। तो इनकम, तो कौन सा आने वाला माल इनकम है, कौन सा आने वाला माल इनकम नहीं है, इसके लिए एक छोटा सा क्राइटेरिया मैं शुरू में डिस्कस करता हूं, वो कि आपकी बुक का पार्ट नहीं है, कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं जरूर हर सेशन में डिस्कस करता हूं, बिकॉज दिस सेट्स आउट द कॉन्सेप्चुअल फ्रेम फॉर द डिस्कशन ऑफ दिस वर्ड इनकम। ठीक है, ना लॉ में है ये डिस्कशन, ना कोर्स का पार्ट है, ना किताब में है, लेकिन जब तक ये डिस्कशन आपका नहीं होता, आपको नहीं पता लगता कि इनकम क्या चीज है, तो ये डिस्कशन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है,
लेकिन अगली क्लास में बैठने के लिए एक ही चीज जरूरी थी, इस नाम का पढ़ लेना जो हमने पढ़ लिया है, सैलरी। ठीक है, तो एक तो आप लोग मंडे की क्लास में जरूर आएंगे। मंडे की क्लास में आप लोग आएंगे 10:30 पौने 11 बजे, क्योंकि 9:30 से 10:30 तो टैक्स क्रेडिट्स चलेगा। जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं बैच 1, उनका टैक्स क्रेडिट्स खत्म होगा। 1 घंटा लगेगा मुझे, 1-1.25 घंटा उसमें लगेगा खत्म कराने में। तो टैक्स क्रेडिट्स चलेगा। टैक्स क्रेडिट्स के बाद हमारा हेड शुरू हो जाएगा कौन सा, सैलरी इनकम का। ठीक है, लेकिन ये बात तो हो गई मंडे की। कल भी तो आना है तुम लोगों ने, कल भी तो आना है। और बेटा कल इसलिए आना है, आपने पूछा अभी सवाल, अच्छा कल इसलिए आना है बेटा क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया ना, आप लोगों का वक्त बहुत वेस्ट हो गया। तो आप लोगों का वक्त चूंकि बहुत कीमती है और पेपर से पहले पहले कोर्स हमने खत्म करना है, तो इसलिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी हमें। क्या ख्याल है, क्या बातें समझ आती हैं? तो कल इंशाल्लाह, जैसे मेरे ख्याल में टाइमिंग है 12 या 12:15 से या 12:30 से 3 तक, सही है। 12 साढ़े 12 बजे क्लास शुरू होगी। अब आप टाइम टेबल में देख लेना कब शुरू होगी, ठीक है। लेकिन कल आपकी क्लास है। अभी 5-10 मिनट और डिस्कशन कर ले। वक्त ही वक्त है तुम लोगों के पास। अब करना क्या है पढ़ाई के अलावा? अब तो कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा होगा पढ़ाई के अलावा, क्या ख्याल है? चलो, तो हमने कहा सर हर वो अमाउंट इनकम नहीं है जो हमारी जेब में आ रही हो। तो सर फिर क्या इनकम है, क्या इनकम नहीं है, उसको हम कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे? तो आओ उसके लिए हम कुछ चीजें लिखते हैं। अगली क्लास कितने बजे शुरू हो रही है? 12:15। चलो फिर इतने मजलूमों वाले चेहरे ना बनाओ, छोड़ देता हूं। लेकिन अगली क्लास में टाइम पर आओगे इंशाल्लाह। मैं हो सकता हूं लेट, मेरे पास ये आजादी है, लिबर्टी है, तुम लोग नहीं हो सकते, सही है। तो वैसे हम कोशिश करते हैं कि ये संडे, अगला भी संडे और अगला संडे, क्योंकि देखो ये संडे तुम लोगों को हादसाती तौर पे मिल रहे हैं, वरना ये मैंने बैच 1 के लोगों से कमिटमेंट किया हुआ था कि ये इनाम उनके हिस्से में आएगा। उनको मैं बोल चुका था भाई रमजान में हमने बड़ा चिल पार्टी मारी है, सुकून से पढ़ा। क्लास की टाइमिंग भी हमने 1.5 घंटे कर दी थी। हमने कहा था भाई रमजान के फौरन बाद बहुत ज्यादा तबाही होने वाली है। तो अब ये संडे आपको मिल रहे हैं, तो कोशिश हम ये करेंगे, वादा नहीं कर रहा मैं, लेकिन कोशिश मेरी ये होगी कि अगला जो संडे होगा वो हो सकता है पूरा ही आपके नाम कर दिया जाए, ठीक है। चाहे वो 4 घंटे हो जाए, चाहे वो 5 घंटे हो जाए, जितनी भी देर हो जाए, लेकिन अब करनी पड़ेगी ना, कवरेज तो करनी पड़ेगी। क्या ख्याल है? तो लेकिन कल आना, कल भी और फिर अगला संडे भी देखेंगे हम इंशाल्लाह। और आना कितने बजे, टाइमिंग आप लोग टाइम टेबल में देख लेंगे। कोशिश करो बेटा, कोशिश कर लो, थोड़ी सी हिम्मत कर लो और क्लासेस को कैंपस में आकर अटेंड कर लो। 2 मिनट रुक जाओ, बैठ जाओ, मतलब हो गई ना क्लास खत्म, थोड़ी सी बातें सुन लो। क्लासेस को कैंपस में आके अटेंड कर लो, इसका बहुत फायदा होगा। जिन बच्चों का पेपर रुका है, अगर वो क्लासेस कैंपस में अटेंड नहीं कर रहे थे, अगर वो अटेंड करेंगे तो उनको वाज़ेह फर्क महसूस होगा। बहुत डिफरेंस है ऑनलाइन में और फिजिकल में, बहुत डिफरेंस है। ऑनलाइन का मोड उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, मिसाल के तौर पर जिनका घर बहुत दूर है, जो कहते हैं कि सर हमें आने में 1-1.5 घंटा लग जाता है, जाने में 1-1.5 घंटा लग जाता है, हमारा इतना टाइम चला जाता है, तो हम ऑनलाइन सूट करता है हमें। चलो ठीक है, फिर एक उनके पास एक रीजन है। या वो स्टूडेंट्स जो वाकई में पढ़ाई में बहुत सीरियस हैं। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, जो वाकई में बहुत सीरियस हों। आप यकीन करो, पता भी नहीं होता। अब ऑनलाइन का बैच पूरा चल रहा होता है, उसमें इतने सारे बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे होते हैं। जब रिजल्ट आता है, कितने बच्चे ऑनलाइन वाले भी होते हैं जो पास होते हैं। खुशी होती है सुन के कि सर हम तो ऑनलाइन में होते थे और हमारा पेपर पास हो गया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब वो सीरियस स्टूडेंट्स हैं कुछ जो पास हो गए। इसमें बहुत ज्यादा एलिमेंट ऑफ मैच्योरिटी चाहिए होता है।
कुछ जो पढ़ने वाले होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आमतौर पर जो आप लोगों का लेवल है वो इतने मेच्योर पढ़ाई में नहीं होते। अभी उनको पता ही नहीं है कि इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, सीए का टफनेस का लेवल है क्या। वो क्या करेंगे, वो उसको पीआरसी के लेवल पर समझ के पढ़ रहे होंगे, वो उसको मैट्रिक इंटर के लेवल पर समझ के पढ़ रहे होंगे कि सर आज तक आपको क्या पता आपके भाई ने कितने तीर मारे हैं, आगे भी तीर ही मारेंगे हम। तो भाई अल्लाह करे, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। तो जब आप क्लास में आओगे तो थोड़ी सी अटेंशन ज्यादा रहेगी। जब आप देखो कि टीचर हमारी तरफ देख रहा है, हमसे सवाल पूछ रहा है, कभी भी हमसे सवाल पूछा जा सकता है, टीचर कुछ भी पूछ सकता है, तो आप अलर्ट रहोगे, अटेंटिव रहोगे, आप सुनते रहोगे, आप झोंके नहीं लोगे। अब घर में आप ऑनलाइन सुन रहे हो तो आप झोंके भी ले रहे हो तो कौन देख रहा है? कोई भी नहीं देख रहा, और कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है आपका। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी टाइमली कवरेज हो जाए और हमारे कोर्स के साथ आपका कोर्स खत्म हो जाए, उसके लिए कोशिश करो कि आप फिजिकल क्लासेस ले लो। ये मेरे नजदीक प्रेफरेबल मोड है। अगर कोई बच्चा ऐसा है वो कहता है सर हम बहुत सीरियस बच्चे हैं, आपको नहीं पता हम कितने सीरियस हैं, तो फिर ठीक है भाई, आप ऑनलाइन ले सकते हो। ठीक है, अदरवाइज फिजिकल मोड इज प्रेफर्ड। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा किराया लगेगा, लेकिन एक बात तय है, ये जिंदगी का उसूल है, जिस चीज पर जान माल और वक्त लगता है ना, उसी चीज की अहमियत हमारी जिंदगी में आती है। जिस पर आपकी एफर्ट नहीं लगेगी, आपका माल नहीं लगेगा, आपका वक्त नहीं लगेगा, उस चीज की एफर्ट आपके दिलों में नहीं आएगी। तो मिसाल के तौर पर कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, बोला यार 3, 5, 4 हजार रुपए में देके कोर्स पढ़ा है, क्लासें भी नहीं ली थी, रुक भी गया तो क्या है, दोबारा दे देंगे सर, टेंशन नॉट। हाँ, लेकिन जो पूरी एफर्ट लगाकर सुबह उठकर क्लास आ रहा होगा, मेहनत करके क्लास अटेंड कर रहा होगा, उसकी एनर्जी भी लग रही है, उसकी एफर्ट भी लग रही है, वो बोलेगा यार ये सिर्फ पैसे की बात थोड़ी थी कि हम 4-5 हजार रुपए देके दोबारा पढ़ लेंगे। मेरी इतनी एफर्ट लगी है यार, मेरा इतना पसीना बहा है क्लासें लेने के ऊपर, इतना टाइम दिया है मैंने यार, अब पेपर रुक जाए मुझे बहुत अफसोस होगा। बात समझ आती है? तो थोड़ा सा हमें सीरियस होना पड़ेगा। वक्त बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है, हर वक्त पढ़ना है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अलॉट। मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआओं में याद रखिएगा। दिन रात सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते टैक्स पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।